डेस्क के पीछे बैठे हुए अपने बोरिंग काम के बीच शांग को याद आता है कि उसने पिछले दिन कुछ अजीब देखा था। वह अपने कमरे में था जब अचानक उसके सामने एक स्टेटस विंडो खुल गई। उसका इंटरफेस किसी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म जैसा लग रहा था। उसने स्टोर से कुछ आइटम्स खरीदने की कोशिश की, लेकिन चाहे जितनी बार वह आइटम्स पर दबाता वह उन्हें खरीद नहीं पा रहा था। उसे शक होता है कि शायद उसके पास कॉइन्स नहीं है, क्योंकि उसके अकाउंट बैलेंस में 0 कॉइन्स दिखा रहा था। और भी हैरान करने वाली बात यह थी कि वह स्टेटस विंडो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी वह अपोकलिप्स स्टोरीज में देखता है। वह इस अजीब अनुभव को याद कर ही रहा था कि तभी उसका मैनेजर कमरे में घुस आता है। शांग का मैनेजर उस पर चिल्लाता है, उसे डांटते हुए पूछता है कि पिछले हफ्ते दिया हुआ टास्क कहां है। शांग डांट खाते हुए भी खुद को शांत रखने की कोशिश करता है ताकि गुस्से में फट न पड़े। उसे पता है कि उसका मैनेजर इसलिए चिढ़ा हुआ है क्योंकि उसे 2 बार प्रमोशन नहीं मिला, लेकिन ये उसकी खुद की गलती थी। माहौल और बिगड़ने ही वाला था कि तभी एक कोवर्कर मैनेजर को बुला लेता है। मैनेजर वैसे भी परवर्टेड आदमी था, इसलिए शांग को नजरअंदाज कर सीधा शियोना की तरफ भाग जाता है। वह कहता है कि शियोना की वजह से वह इस बार शांग को छोड़ रहा है, लेकिन फिर वह शियोना को गलत तरीके से छूने लगता है, जिससे शियोना को धीरे से अपना हाथ पीछे करना पड़ता है। मैनेजर डिनर पर चलने का सुझाव देता है क्योंकि शियोना अच्छे से तैयार दिख रही थी, लेकिन शियोना शांति से मना कर देती है और कहती है कि उसके आज के लिए पहले से प्लान्स हैं। मना सुनकर मैनेजर कमरे से चला जाता है। उसके जाते ही शांग और शियोना दोनों राहत की सांस लेते हैं। शांग उस महिला को धन्यवाद देता है। बाद में शांग छत पर जाकर सिगरेट पीते हुए रिलैक्स करता है। उसे छत पर रहना पसंद है क्योंकि वहां मैनेजर उसे डांट नहीं सकता। शांग अपनी नौकरी से थक चुका था, लेकिन छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा वह कंपनी को एक बड़ी कॉर्पोरेशन मानता है। शियोना ने उसकी मदद की थी, इसलिए वह सोचता है कि उसे बाद में कॉफी पिलाकर धन्यवाद कहेगा। तभी शियोना भी छत पर आ जाती है। शांग हैरान हो जाता है क्योंकि शियोना स्मोकर नहीं थी। शियोना जवाब देती है कि वह मैनेजर से बचने के लिए ऊपर आई है। असल में मैनेजर और लोगों को भी परेशान कर रहा था। शियोना ने यह नोटिस किया और जल्दी ही ऑफिस से निकलकर ऊपर आ गई। शियोना कहती है कि मौसम ठंडा लग रहा है। शांग मानता है कि थोड़ा अजीब है क्योंकि अभी तो समर है। शियोना कहती है कि उसे बहुत ठंड लग रही है और प्रूफ के लिए स्लीव्स ऊपर करके अपने गूज़बम्प्स दिखाती है। शांग को उतनी ठंड नहीं लग रही थी जितनी शियोना बता रही थी। शियोना कहती है कि वह अकेली नहीं है जिसे ऐसा लग रहा है, और अपने फोन पर एक वीडियो दिखाती है। वीडियो में अफ्रीका में बर्फबारी हो रही थी, जो वाकई अजीब था। शांग फोन लेकर वीडियो ध्यान से देखता है क्योंकि वह मानना नहीं चाहता था कि यह सच है। जब वह पक्का कर लेता है कि वीडियो असली है तो मानता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तभी उन्हें मीटियोरोलॉजी डिपार्टमेंट से कोल्ड वेव की वार्निंग आती है। दोनों और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि समर में डिपार्टमेंट ऐसी वार्निंग क्यों देगा। वे सोचते हैं शायद डिपार्टमेंट हैक हो गया होगा, लेकिन अचानक सचमुच बर्फ की फुहारें गिरने लगती हैं और दोनों समझ जाते हैं कि वे बड़ी मुसीबत में हैं। उस दिन बाद में हर जगह बर्फ जम चुकी थी। यह बहुत अजीब था क्योंकि अभी तो समर था। शांग मानता है कि दुनिया पागल हो गई है। यही एक एक्सप्लेनेशन है। वह सोचता है कि अब नीचे जाकर निकल जाना चाहिए वरना ट्रैफिक बिगड़ जाएगा। शांग एलिवेटर तक पहुंचता है, लेकिन वे काम नहीं करता। वह ठंड में परेशान हो जाता है और मजबूरन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। चलते चलते उसे कल वाली स्टेटस विंडो याद आती है। स्टेटस विंडो और ये अजीब मौसम, दोनों को जोड़कर उसे अजीब सा एहसास होता है कि ये कनेक्टेड है। जब वह अपने ऑफिस फ्लोर पर पहुंचता है तो देखता है कि अब एलिवेटर काम कर रहा है, यानी वह टूटा नहीं था। लेकिन वह यह भी नोटिस करता है कि एलिवेटर का दरवाजा बार बार खुल और बंद हो रहा है, जैसे कोई उसे पकड़े खड़ा हो। तभी पूरे बिल्डिंग में ब्लैकआउट हो जाता है। शांग डर जाता है और सोचता है कि बिना सामान पैक किए ही बाहर भाग जाए। अचानक उसे दूर से मेटल स्क्रैपिंग की आवाज सुनाई देती है। वह और डर जाता है, लेकिन फिर भी अपने सामान के लिए ऑफिस में चला जाता है। ऑफिस में पहुंचकर वह देखता है कि कोई नहीं है। उसे लगता है शायद सब उसके छत पर रहने के दौरान निकल गए, लेकिन टेबल्स अभी भी बिखरी हुई थीं, यानी किसी ने अपना सामान पैक नहीं किया था। यह उसकी उलझन और बढ़ा देता है। वह अपना बैकपैक उठा लेता है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे एक अजीब शैडो दिखाई देती है। वह तुरंत मीटिंग रूम की तरफ भागता है। वहां उसके पैर के नीचे एक आईडी कार्ड आता है। वह उसे उठाता है और देखता है कि वह खून से सना हुआ है। शांग हैरान रह जाता है। अचानक वह सामने के ऑफिस में कुछ अजीब देखता है। वह विंडो से झांकता है और देखता है कि उसका एक सीओ वर्कर किसी ज़ॉम्बी के हाथों मारा जा रहा है। शांग चौंक जाता है और ज़ॉम्बी का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। दोनों की नजरें मिलते ही ज़ॉम्बी उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। शांग अब किसी शक में नहीं रहता और जान बचाने के लिए भागता है। ज़ॉम्बी तेजी से उसके पीछे आ रहा था। शांग एक ऑफिस चेयर उठाकर उस पर फेंक देता है। ज़ॉम्बी थोड़ा संभल नहीं पाता और शांग को दरवाजे तक भागने का मौका मिल जाता है। वह दरवाजा बंद कर देता है और ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ पाता। दरवाजा बंद होने के बाद ज़ॉम्बी पीछा छोड़ देता है। शान यकीन नहीं कर पा रहा था कि अभी अभी वह मौत के मुंह से बचा है। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। शांग डर के मारे संतुलन खो देता है और जमीन पर गिर जाता है। बिना किसी के बताए शांग समझ जाता है कि जिसने उसका पीछा किया वह एक ज़ॉम्बी था। तभी वह अपना फोन चेक करता है
और देखता है कि उसे सरकार से एक इमरजेंसी मैसेज मिला है। मैसेज में नागरिकों को रेबीज वायरस फैलने की चेतावनी दी गई थी। शन इस बकवास को देखकर हैरान हो जाता है। उसे यकीन है कि सरकार बस मजाक कर रही है, क्योंकि जिसने उसका पीछा किया वह इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बी था। शन दूसरे न्यूज चैनल्स देखता है और पाता है कि सब जगह शहर में हो रही अजीब घटनाओं की ही रिपोर्टिंग हो रही है। देश भर में केओस फैल चुका था। सॉन्ग कल देखे स्टेटस विंडो को इन घटनाओं से जोड़ने लगता है। वह इंटरनेट पर सर्च करता है कि क्या किसी और ने भी स्टेटस विंडो देखा था, लेकिन उसका सर्च खाली निकलता है। अचानक कॉन्ग का इंटरनेट ही कट जाता है। इससे वह और डर जाता है, क्योंकि अब वह पूरी तरह दुनिया से कटा हुआ है। स्यांग समझ जाता है कि अब हालात उसके खिलाफ हैं और हालात और बिगड़ जाते हैं। जब उसे ठंड महसूस होने लगती है, उसे लगता है कि शायद वह ज़ॉम्बीज से पहले ही ठंड से मर जाएगा। लेकिन हार मानने को तैयार नहीं स्योंग खड़ा होता है ताकि खुद की मदद कर सके जब तक रेस्क्यू नहीं आता। वह अपना मोबाइल फोन देखता है जो 83% पर था। वह सोचता है कि बैटरी को सही से मैनेज किया तो 3 दिन तक चलेगा। वह फ्लैशलाइट ऑन करता है और सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है। वह 7वें माले पर पहुंचता है, जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का फ्लोर था। चारों ओर नजर दौड़ाकर और किसी को ना देखकर उसे यकीन हो जाता है कि यहां कोई खतरा नहीं है। वह ऑफिस में घुसता है ताकि कुछ कपड़े या खाने का सामान ढूंढ सके। ड्रॉर्स खोलते हुए उसे ऐसे कपड़े मिल जाते हैं जो उसके पहने हुए कपड़ों से बेहतर थे। बैग में स्नैक्स भी भरे हुए थे। यह देखकर उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है। बैग में ब्लैंकेट, स्नैक्स और पानी था। उसे यकीन हो जाता है कि यह बैग उसकी जान बचाने वाला है। इसके बाद स्यांग सोचता है कि अब एक वेपन ढूंढना जरूरी है। वह हथियार खोजने लगता है और उसे क्लोजेट में गोल्फ क्लब्स का एक सेट मिल जाता है। वह उनमें से एक क्लब उठा लेता है। रिसोर्सेज जुटाने के बाद वह बैठकर अपनी स्थिति पर सोचने लगता है। उसे लगता है कि क्या यह सामान 3 दिन तक चलेगा। वह उम्मीद करता है कि रेस्क्यू टीम आ जाएगी, लेकिन उसे शक भी है कि रेस्क्यू शायद कभी आए ही ना। स्यांग विंडो के पास जाकर बाहर हालात देखने की कोशिश करता है और उसका दिल दहल जाता है जब वह देखता है कि पूरी सड़क ज़ॉम्बीज से भर चुकी है। ऊपर से खराब मौसम किसी हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू करने से रोक देगा। वह डर से बैठ जाता है और सोचता है कि शायद रेस्क्यू टीम हफ्ते भर तक भी ना आए। वह स्टेटस विंडो दोबारा चेक करता है और उसमें विंटर क्लोथ सेल पर देखता है। वह उन्हें भी लेने की कोशिश करता है, लेकिन ले नहीं पाता। कॉइन्स पाने के बारे में सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है और वह पैरों की आहट से जागता है। ज़ांग तुरंत डिफेंसिव हो जाता है, क्योंकि यह ज़ॉम्बी भी हो सकता है। वह गोल्फ क्लब हाथ में ले लेता है और दरवाजे की तरफ घूरता है। दरवाजा खुलता है और जैसे ही वह मारने की सोचता है, उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है, जो चिल्लाकर उसे रुकने को कहता है। शान हथियार रोक लेता है और देखता है कि वह उसका कोवर्कर जूमन है। भले ही जूमन उसे ऑफिस में इरिटेट करता था, स्यांग उसे चोट नहीं पहुंचाता। दोनों बैठकर बात करते हैं और जूमन उसे अपना अनुभव बताता है। वह ब्रेक रूम में था जब बाहर से दरवाजे पर जोर से धक्का पड़ा। उसने जल्दी से दरवाजा लॉक कर लिया और ज़ॉम्बीज से बच गया। ज़ैंग पूछता है कि फिर वह बाहर कैसे निकला। जूमन कहता है कि उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भाग गया। स्यांग को उसकी बातें बेकार लगती हैं और वह सोचता है कि जूमन कुछ भी बक रहा है। तभी जूमन स्यांग से पूछता है कि क्या उसके पास खाने को कुछ है। ज़ांग मना कर देता है, क्योंकि वह अपना राशन शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन वह उसे पानी देने को तैयार हो जाता है। शन पानी लाने के लिए उठता है, लेकिन जूमन उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि सच में उसके पास खाने को कुछ नहीं है। शन उसकी हरकत देखकर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी पानी लेने चला जाता है। पानी भरते हुए वह सोचता है कि जूमन में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वह पसीने से भीगा हुआ था, जबकि बाकी सबको ठंड लग रही थी। ज़ैंग इसे अपने दिमाग का वहम मान लेता है, लेकिन अचानक जूमन पीछे से उस पर हमला कर देता है। स्यांग जोर से धक्का मारकर जूमन को दीवार से टकरा देता है। ज़ांग डर जाता है, क्योंकि कुछ देर पहले तक जूमन ठीक था, लेकिन स्यांग देर नहीं करता और तुरंत हमला करता है। जूमन अब ज़ॉम्बी बन चुका था। वह गोल्फ क्लब से उसके सिर पर वार करता है, जब तक कि वह पूरी तरह मर न जाए। जूमन को मारने के बाद उसे स्टेटस विंडो से नोटिफिकेशन आता है कि उसे एक कॉइन मिला है। यह देखकर वह चौंक जाता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि ज़ॉम्बीज को मारकर ही वह कॉइन्स कमा सकता है। हालांकि उसे निराशा होती है कि इतनी जान जोखिम में डालकर भी उसे सिर्फ एक कॉइन मिला। वह जूमन के शरीर के पास जाकर ध्यान से देखता है और नोटिस करता है कि उसकी बांह पर बाइट मार्क था। शंग सांस छोड़ता है, समझते हुए कि यहीं जूमन को काटा गया था। इसके बाद शंग बैठकर एक स्टिक सिग पीता है। उसे एहसास होता है कि अब वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, सिर्फ इसलिए कि वे ठीक लगते हैं, क्योंकि वे भी ज़ॉम्बी बन सकते हैं और उस पर हमला कर सकते हैं। हालांकि हालात उसके लिए बहुत बुरे लग रहे थे। स्यांग खुश है कि उसके पास सिग्स का पैक है, जिससे वह अपने दुख को भस्म कर सकता है। स्यांग अपने शरीर को ब्लैंकेट से ढकता है और सोचता है कि अगर उसे सप्लाईज ढूंढने हैं तो अब उसे मूव करना होगा। वह विंडो से बाहर देखता है और एक आदमी को बिल्डिंग से भागते हुए देखता है, लेकिन उसे ज़ॉम्बीज रौंद देते हैं। 1 मिनट भी नहीं बीता कि वह डेड आदमी भी ज़ॉम्बी बन जाता है।
यह देखकर स्यांग डर जाता है और पीछे की तरफ लड़खड़ा जाता है। जितना स्यांग सोचता है उसे एहसास होता है कि वह 3 दिन से फंसा हुआ है। उसकी बैटरी भी 3% रह गई है। पिछले 3 दिन उसने सिर्फ विंडो से बाहर देखने में बिताए हैं ताकि एनर्जी कंजर्व कर सके। उसके पास अब भी कुछ स्नैक्स बची हैं जो उसे चलने के लिए पर्याप्त हैं। विंडो से देखते हुए उसने कई लोगों को बिल्डिंग से भागते देखा, लेकिन सब ज़ॉम्बी बन गए। हालांकि हालात भयानक दिख रहे थे। स्यांग अपने आप को बिल्डिंग में हमेशा रहने वाला नहीं मानता। उसे लगता है कि मूव करना जरूरी है। स्यांग मानता है कि बिल्डिंग में अभी भी सर्वाइवर्स होंगे और उसे ऐसे लोगों को ढूंढना है जिनसे वह रिलेट कर सके। वह एक टीम बनाना चाहता है ताकि वे मिलकर बिल्डिंग से निकल सकें। लेकिन उसका पहला पड़ाव है 6th फ्लोर। वह एंट्रेंस चेक करने का सोचता है। जैसे जुमन ने कहा था, जैसे ही वह मूव करने वाला होता है बिल्डिंग की पावर अचानक चालू हो जाती है। सांग चौंक जाता है। उसे उम्मीद होती है कि सब कुछ ब्राइट होगा, लेकिन सरप्राइज में वह देखता है कि बाहर पूरी तरह अंधेरा है। हालांकि यह डेड एंड था। सांग को यह सुकून देता है कि जनरेटर किसी ने चालू किया था, क्योंकि लाइट कभी भी बंद हो सकती है। सांग डिसाइड करता है कि सबसे पहले सर्वाइवर ढूंढना चाहिए। वह स्टेयर से नीचे जाने लगता है और सोचता है कि सर्वाइवर या तो मैनेजमेंट ऑफिस में होगा या सिक्योरिटी ऑफिस में। शुक्र है कि ये दोनों ऑफिसेज 1st फ्लोर पर हैं, जिससे काम थोड़ा आसान हो जाता है। जर्नी शुरू करने से पहले वह अपने शूज उतारता है ताकि किसी का ध्यान न जाए। फ्लोर से नीचे उतरते हुए वह एक ऑफिस चेक करता है और पाता है कि वह बैरिकेडेड है। एक्साइटमेंट से उसका चेहरा चमक उठता है, क्योंकि इससे पुष्टि होती है कि बिल्डिंग में सर्वाइवर्स हैं। हालांकि उसका मिशन 1st फ्लोर तक पहुंचना है, इसीलिए वह डिसाइड करता है कि सर्वाइवर को बाद में चेक करेगा। स्यांग अपनी जर्नी जारी रखता है और कुछ मिनटों तक उसे कोई ज़ॉम्बी नहीं मिलता। जब वह मेन लॉबी पहुंचता है तो वह डोर से बाहर झांकता है। उम्मीद करता है कि कोई ज़ॉम्बी नहीं होगा, लेकिन सरप्राइज में वो देखता है कि लॉबी में कई ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं। इससे उसकी थ्योरी की पुष्टि होती है कि उस समय बिल्डिंग से बाहर निकलना केवल डेथ विश होगा, लेकिन वे खुश है कि बाहर के ज़ॉम्बीज अभी बिल्डिंग में नहीं आए। हालांकि उसे पता है कि डोर्स लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। जब ज़ॉम्बीज ध्यान कहीं और लगा चुके हैं, वह बाहर कदम रखता है और भागता है। कुछ ही पल बाद वह मैनेजमेंट ऑफिस पहुंचता है, लेकिन ऑफिस में कोई सर्वाइवर नहीं है। उसे केवल एक अच्छे आदमी का शव मिलता है जो हर सुबह उसे ग्रीट करता था। वह हाइपोथर्मिया से मर चुका था। स्यांग उसके पास जाकर उसकी आंखें बंद करता है ताकि वह शांति से आराम कर सके। इसके बाद वह सिक्योरिटी ऑफिस की तरफ बढ़ता है, जो दूसरा स्थान है जहां सर्वाइवर हो सकता है। वह ऑफिस के डोर पर पहुंचता है और सोचता है कि उसे सावधान रहना होगा, क्योंकि सर्वाइवर इंट्रूडर्स के लिए ट्रैप्स तैयार कर सकता है, जो वह भी करता। उसे पता है कि नॉन हॉस्टाइल फिगर के रूप में खुद को दिखाना सर्वाइवल का सबसे अच्छा तरीका है। ज़ॉम्बीज चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन उनकी कमजोर आईसाइट की वजह से वह आसानी से मूव कर सकता है। हालांकि ज़ॉम्बीज आवाज के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हैं, इसीलिए स्यांग धीरे धीरे डोर पर नॉक ऑन करता है। कुछ देर नॉक करने के बाद वह डिसाइड करता है कि डोर खोलना चाहिए, क्योंकि जो भी अंदर है उसने समझ लिया होगा कि ह्यूमन डोर खोलने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वह डोर खोलता है, वह देखता है कि एक स्टिक उसकी तरफ उड़ती है, जैसे कि वह पहले से अटैक की उम्मीद कर रहा था। वह डॉज करता है और गोल्फ क्लब से इनकमिंग अटैक ब्लॉक करता है। हालांकि यह साउंड ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट कर देता है। ज़ॉम्बीज को अवेयर देख सर्वाइवर स्यांग को रूम में खींचता है और डोर बंद कर देता है। डोर लॉक होने के बाद दोनों एक दूसरे को घूरते हैं और वेपन्स हाथ में डिफेंसिव स्टांस में रखते हैं। स्यांग पूछता है कि वो ह्यूमन है। वो कहता है हाँ। सर्वाइवर भी स्यांग से यही सवाल करता है और स्यांग हाँ कहता है। स्यांग फिर बताता है कि वह इमरजेंसी जनरेटर चालू होने की वजह से आया। ट्रस्ट बनाने के लिए स्यांग अपना आईडी दिखाता है और अपना नाम और ऑफिस बताता है जहां वह अपोकलिप्स से पहले काम करता था। सर्वाइवर अपना नाम जोंग बताता है और बताता है कि वह डेवलपमेंट टीम में काम करता था। वहीं संग सिर्फ यही वरीड है कि शायद जोंग को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया हो और वह उसे क्लोथ्स के नीचे छिपा रहा हो। करीब से देखने पर संग पाता है कि सर्वाइवर जुमन की तरह पसीना नहीं बहा रहा, बल्कि वह बहुत ठंडा लग रहा है। तभी शांग टेबल पर रखे बैकपैक को देखता है और सोचता है कि जोंग ने इतना सप्लाई क्यों जमा किया। वह मानता है कि शायद जोंग को काटा गया है और वह बहुत भूखा है, इसलिए उसने खाना जमा किया। हालांकि वह नहीं सोचता कि ज़ॉम्बी इन ट्रांजिशन इतना कंट्रोल रख सकता है। सांग सर्वाइवर की तरफ इशारा करता है, लेकिन पाता है कि उसने उसे और सस्पिशियस बना दिया। वह मूड लाइटन करने के लिए जोंग को सिगरेट ऑफर करता है। सर्वाइवर खुशी से सांग के साथ सिग शेयर करता है। जोंग पफिंग खत्म करता है और मानता है कि उसे फिर से जिंदा महसूस हो रहा है। स्यांग उसे आश्वासन देता है कि वह जानता है यह कैसा लगता है, क्योंकि इस हालात में सिग्स ही वो चीज है जो थोड़ी कंफर्ट देती हैं। इसके बाद स्यांग स्टारवेशन की बात करता है। यह सुनकर जोंग अपना बैकपैक खोलता है। स्यांग सप्लाईज की मात्रा देखकर समझ जाता है कि यह सब उसने स्टोर रूम से लिया होगा। जोंग उसे स्नैक्स देता है और कहता है कि धीरे धीरे खाना, वरना इंडिजेस्शन होगा। मंच करते हुए स्यांग पूछता है कि क्या उसने 2nd फ्लोर साफ किया। जोंग कहता है हाँ, क्योंकि अब वहां उन्हें खाने कोई नहीं आ रहा। ये सुन स्यांग जोर से हंस पड़ता है और जोंग भी हंसी में शामिल हो जाता है। फिर स्यांग पूछता है
सेकंड फ्लोर की हालत कैसी है? जोंग कन्फेस करता है कि हालात बहुत बुरे हैं। वो बताता है कि शुरू में वह एक कोलीग के साथ फंसा था और दोनों ने सप्लाईज शेयर की, लेकिन वह आदमी लगातार मूव करने की जिद कर रहा था। जोंग ने उसे रेस्क्यू का वेट करने को कहा, लेकिन उसने अनसुना किया और स्टबर्नली निकल गया। कुछ ही देर में वह इन्फेक्टेड हो गया। बाद में जोंग को भी कमरे से निकलना पड़ा क्योंकि उसकी बैटरी खत्म होने वाली थी। जब शांग पूछता है कि उसने ज़ॉम्बीज से कैसे एस्केप किया, तो जोंग बताता है कि उसने एक चीज दूसरी तरफ फेंकी ताकि ज़ॉम्बीज डिस्ट्रैक्ट हों और वह उल्टी दिशा से भाग निकला। संग उसकी इंजेन्युइटी से प्रभावित होता है और उसकी तारीफ करता है। फिर संग पूछता है कि क्या इमरजेंसी जनरेटर उसी ने चालू किया? जोंग हाँ कहता है। संग पूछता है क्यों? तो वो बताता है कि उसे अपना फोन और पावर बैंक चार्ज करना था। यह सुनकर श्यांग चौंक जाता है क्योंकि उसे लगता है डिवाइसेस चार्ज करने का अब कोई रीजन नहीं है। श्यांग की यह बात सुनकर जोंग शॉक हो जाता है और पूछता है क्या वह बिना इंटरनेट एक्सेस सर्वाइव कर रहा था। श्यांग कहता है कि कोई इंटरनेट नहीं है, लेकिन जोंग बताता है कि सैटेलाइट इंटरनेट अब भी अवेलेबल है। वह उसे बताता है कि स्पेस लिंक इंटरनेट अभी भी चल रहा है, हालांकि सर्वर्स कम बचे हैं। कुछ कम्युनिटीज अब भी एक्टिव हैं और उनसे बात की जा सकती है। यह सुन श्यांग दंग रह जाता है। जोंग वादा करता है कि अपना फोन चार्ज करने के बाद वह श्यांग का फोन भी चार्ज करने में मदद करेगा। थोड़ी देर में श्यांग अपना फोन चार्ज करता है और स्पेस लिंक से कनेक्ट करता है। यह देखकर वह शॉक हो जाता है। अब उसे दूसरी एक्टिव कम्युनिटीज भी दिखाई देती हैं। वह जोंग को इंटरनेट से कनेक्ट कराने और कम्युनिटीज के बारे में बताने के लिए धन्यवाद देता है। कुछ देर बाद जनरेटर स्पटर करता है और दोनों समझ जाते हैं कि पावर खत्म होने वाली है। जोंग पूछता है अब क्या करने का प्लान है? श्यांग जवाब देने ही वाला होता है कि जोंग कहता है वह यहीं रूम में रहने का इरादा रखता है। श्यांग उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाता है कि वह चाहता है कि श्यांग चला जाए। श्यांग समझता है कि जोंग ने यह रूम अपने लिए प्रिपेयर किया है और वो यहाँ सिर्फ एक अजनबी है। श्यांग को वैसे भी लगता है कि जोंग उसके लिए सही कंपेनियन नहीं है। श्यांग एक्सप्लोर करना चाहता है, जबकि जोंग यहीं टिकना चाहता है। उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं, इसीलिए श्यांग उसे बताता है कि वह जा रहा है। यह सुनकर जोंग राहत की सांस छोड़ता है और स्टिक नीचे रख देता है। फिर अपने बैकपैक से एक पावर बैंक और फ्लैशलाइट निकालकर श्यांग को देता है। कहता है कि यह उसका गिफ्ट है। श्यांग उसका शुक्रिया करता है और अप्रिशिएट करता है क्योंकि इस हालात में यह बहुत कीमती गिफ्ट है। बदले में श्यांग उसे 2 स्टिक्स सिगरेट देता है। अलविदा कहते हुए वह उम्मीद करता है कि वे दोनों फिर जिंदा मिलेंगे। श्यांग रूम से बाहर निकलता है और जानता है कि उसे जल्दी करनी होगी। इससे पहले कि पावर पूरी तरह चली जाए, वह ज़ॉम्बीज से बचते हुए स्टेयर्स तक पहुंचता है। सोचता है कि बेसमेंट में जाकर कंपनी की कार से एस्केप करे, लेकिन समझ जाता है कि अभी बिल्डिंग छोड़ना सबसे खराब डिसीजन होगा। श्यांग मानता है कि एस्केप का समय इवेंचुअली आएगा, लेकिन अभी निकलना रैश होगा। इसलिए वह ऊपर की ओर बढ़ने का डिसाइड करता है ताकि एस्केप से पहले जरूरी जानकारी इकट्ठी कर सके। स्टेयर्स चढ़ते हुए जनरेटर की पावर खत्म हो जाती है और सब फिर से अंधेरा हो जाता है, लेकिन श्यांग परेशान नहीं होता क्योंकि अब उसके पास फ्लैशलाइट है। वह उसे निकालकर धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है। जब वह 6th फ्लोर पहुंचता है और आगे बढ़ने वाला होता है, तो उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज आती है। डर से उसे लगता है यह ज़ॉम्बी हो सकता है, लेकिन अब वह पीछे मुड़ने वाला नहीं। वह गोल्फ क्लब पकड़कर तैयार होता है कि फाइट करनी पड़ी तो करेगा। वह जल्दी रूफटॉप के पास पहुंचता है और राहत की सांस लेता है। जब देखता है ज़ॉम्बी ऊपर की ओर देख रहा है, वह सोचता है चुपचाप निकल जाएगा, लेकिन उसकी हैरानी की हद नहीं रहती जब ज़ॉम्बी अचानक मुड़कर उस पर कूदता है। श्यांग गोल्फ क्लब उठाकर उसे धकेल देता है और ज़ॉम्बी दीवार से टकराकर बड़ा डेंट बना देता है, लेकिन ज़ॉम्बी अभी खत्म नहीं हुआ। वह फिर से अटैक करता है। श्यांग जोर लगाकर गोल्फ क्लब से उसे मारता है और उसे नीचे की ओर सीढ़ियों पर गिरा देता है। फिर भी यह काफी नहीं होता। ज़ॉम्बी फिर से रेंगकर ऊपर चढ़ने लगता है। मजबूरन श्यांग उसके सिर पर लगातार वार करता है जब तक कि वह मर नहीं जाता। उसे स्टेटस विंडो से फिर एक कॉइन मिलता है। अब उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बीज को मारकर ही कॉइन्स मिलते हैं जिससे वह आइटम्स खरीद सकता है। फिर वह नोटिस करता है कि उसके गोल्फ क्लब्स में से एक बार बार मारने से मुड़ गया है। वह कॉइन्स अब भी सेव करने का डिसाइड करता है, लेकिन सोच में पड़ जाता है कि यह ज़ॉम्बी आया कहां से, क्योंकि रूफटॉप तो बंद था। शायद यह किसी और फ्लोर से आया हो। तभी उसे एहसास होता है कि 7th फ्लोर, जहां जाने को लेकर वह एक्साइटेड था, शायद सेफ न हो। वह सावधानी से एक ऑफिस का दरवाजा खोलता है और राहत पाता है कि वहां कोई ज़ॉम्बी नहीं है। वह बैठकर पानी पीता है और आराम करता है। आराम करते हुए वह सोचता है कि यह ज़ॉम्बी काफी फास्ट था, लगभग किसी जंगली जानवर जैसा। उसे लगता है यह ज़ॉम्बी पहले भी इंसान के रूप में फास्ट रहा होगा। यह सोचकर उसे डर लगता है कि अगर वहां 2 ज़ॉम्बीज होते तो वह अब तक मर चुका होता। श्यांग समझता है कि उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि या तो वो किसी पार्टनर को ढूंढे या फिर खुद को ऐसी पोजीशन में रखे जहां उसे सिर्फ एक ही ज़ॉम्बी से लड़ना पड़े। श्यांग फिर सोचता है कि इंटरनेट चेक किया जाए, हो सकता है वहां ज़ॉम्बीज के बारे में और जानकारी मिले। वो सर्वाइवर गैलरी में लॉगिन करता है और वहां 133 पोस्ट अपलोड हुई हैं। एक यूजर गैंगविन प्रोविंस से मौसम की सख्ती के बारे में लिखता है। वो बताता है कि उसने नल खुला छोड़ा और उसमें से निकला पानी तुरंत जम गया।
एक और यूजर बताता है कि उसे काट लिया गया है और वो ज़ॉम्बी में बदलने वाला है। अपलोड्स चेक करने के बाद स्यांग को निराशा होती है कि ज़ॉम्बीज पर कोई जानकारी नहीं मिली। अपनी तरफ से उसने ये समझा है कि ज़ॉम्बीज की नजर कमजोर है, लेकिन वो आवाज के प्रति बहुत सेंसिटिव हैं। वो तब तक जिंदा रहते हैं जब तक उनका सिर पूरी तरह से तबाह ना हो जाए। इसके अलावा अगर कोई ज़ॉम्बी काट ले तो इंसान भी ज़ॉम्बी बन जाता है। कम्युनिटी ग्रुप से कोई काम की जानकारी न मिलने पर उसने मान लिया कि सरकार गिर चुकी है। स्यांग को यह कड़वी हकीकत समझ आती है कि अब उसे बचाने कोई नहीं आएगा और उसे खुद ही इस काले और सख्त हालात में जीना होगा। 5वें दिन स्यांग को ज्यादा ठंड लगने लगती है और उसे समझ आता है कि इस रफ्तार से वो बीमार पड़ सकता है। वो ये होने नहीं देना चाहता क्योंकि इस हालत में जुकाम होना मतलब सीधी मौत। संग खड़ा होकर शरीर हिलाता है ताकि गर्मी पैदा हो। शांग जंपिंग जैक करके एक्सरसाइज करता है, फिर पूरा चॉकलेट बार खा जाता है क्योंकि शरीर एक्सरसाइज के बाद ज्यादा कैलोरी मांग रहा है। खाने के बाद वो अपने जूते कमरे में छोड़ देता है ताकि हल्का सफर कर सके और चलते वक्त आवाज भी कम हो। उसकी अगली योजना है कि खाना ढूंढा जाए। इससे पहले कि हालात और बिगड़े, उसे जोंग की कहानी याद आती है और उसे लगता है कि उसके ज़ॉम्बी बने सहकर्मी के बैग में खाना हो सकता है। वो डेवलपमेंट टीम के कमरे में पहुंचता है, लेकिन वहां कम से कम 4 ज़ॉम्बीज होते हैं और वो बैग सीधे उठाकर नहीं ले सकता। बिना बाकी के ध्यान में आए वो तय करता है कि एक एक करके ज़ॉम्बीज को खत्म करना होगा और फिर बैग लेना होगा। स्यांग कमरे के आसपास नजर दौड़ाकर ज़ॉम्बीज की लोकेशन समझने की कोशिश करता है। वो 3 ज़ॉम्बीज गिन पाता है, लेकिन उसे यकीन है कि एक और भी है। वो समझता है कि उसे बहुत सावधान रहना होगा ताकि किसी ज़ॉम्बी से अचानक आमना सामना न हो जाए। साथ ही वो टूल्स के बारे में सोचता है जिन्हें ज़ॉम्बीज के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। स्यांग दूसरे ऑफिस में देखता है और किस्मत से उसे कुछ टूल्स मिल जाते हैं। जब उसकी नजर उपकरणों पर पड़ती है तो उसके चेहरे पर खुशी झलक उठती है। तैयारी करने के बाद वो अपनी जगह से उल्टी दिशा में एक चीज फेंकता है। जैसे ही वो चीज गिरती है, आवाज होती है और नजदीकी ज़ॉम्बी उस तरफ खिंच जाता है। स्यांग परफेक्ट जगह पर छिपा होता है ताकि घात लगा सके। जैसे ही ज़ॉम्बी शोर की तरफ दौड़ता है, स्यांग गोल्फ क्लब उसके सिर पर मारता है। ज़ॉम्बी जमीन पर गिर पड़ता है और बाकी ज़ॉम्बीज पहुंचने से पहले स्यांग जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है, उन्हें बाहर फंसा देता है। स्यांग मुस्कुराता है क्योंकि उसकी योजना सफल हुई और उसे लगता है कि इस तरह वो एक एक करके ज़ॉम्बीज को खत्म कर लेगा। तभी गिरा हुआ ज़ॉम्बी उसके टखने को पकड़ लेता है। स्यांग डर जाता है और मुड़कर देखता है कि ज़ॉम्बी उसे पकड़ रहा है। ज़ॉम्बी मुंह उठाता है, काटने के लिए तैयार। स्यांग घबराता है और उसके मुंह में दबा टॉर्च गिर जाता है, लेकिन वो तुरंत रिएक्ट करता है और दूसरे पैर से ज़ॉम्बी का सिर जमीन पर पटक देता है। जब उसे लगता है कि ज़ॉम्बी अब भी हिल रहा है तो स्यांग सर्वाइवल मोड में चला जाता है और गोल्फकिन क्लब से उसके सिर पर वार करता है। वो बार बार मारता है जब तक पक्का ना हो जाए कि ज़ॉम्बी मर चुका है। स्यांग डर के मारे अपना सिर पकड़ लेता है क्योंकि उसे समझ आता है कि वो लापरवाही की वजह से जान गंवा सकता था। थोड़ा शांत होने के बाद उसे याद आता है कि अब भी 2 ज़ॉम्बीज बचे हैं। वो टॉर्च उठाता है और फिर से मुंह में दबा लेता है। स्यांग सोचता है कि बाकी 2 ज़ॉम्बीज को अभी ही खत्म करना बेहतर है ताकि दूसरे ज़ॉम्बीज का ध्यान यहां ना आए। स्यांग अपनी योजना शुरू करता है। वो टॉर्च की रोशनी एक ज़ॉम्बी की आंख में डालकर उसका ध्यान खींचता है। फिर वो टारगेट चुनता है, वही ज़ॉम्बी जिसके पास बैग है। वो उसकी दिशा में एक चम्मच फेंकता है और बैग वाला ज़ॉम्बी उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। जैसे ही ज़ॉम्बी चम्मच उठाता है, स्यांग उस पर घात लगाकर वार करता है और उसका सिर तोड़ देता है। सिस्टम से उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि उसने 4 कॉइन हासिल किए हैं। टारगेट को खत्म करने के बाद उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। ऊपर से उसका गोल्फ क्लब पूरी तरह टूट चुका है और अब काम का नहीं रहा, लेकिन टारगेट ज़ॉम्बी मर चुका है और स्यांग उसका बैग उतार लेता है। उसकी मुस्कान लौट आती है क्योंकि योजना सफल रही। अब उसके पास हथियार नहीं है तो वो सोचता है कि निकल जाना चाहिए। भारी बैग लेकर स्यांग कमरे से बाहर आ जाता है। वो पूरे इलाके की तलाशी लेने का सोचता है क्योंकि अभी सब शांत है। थोड़ी देर में उसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की बोतल मिलती है। डेवलपमेंट टीम 1 का ऑफिस देखने के बाद वो सोचता है कि टीम 2 का ऑफिस भी देखना फायदेमंद रहेगा। अचानक उसे पीछे से आवाज आती है और वो डर जाता है। उसे डर है कि शायद ज़ॉम्बी हो और क्योंकि उसके पास हथियार नहीं है तो वो बच नहीं पाएगा। स्यांग तय करता है कि भागना ही बेहतर है। वो किसी तरह वापस ऑफिस लौट आता है और खुद को सुरक्षित मानकर शांत होता है। अब वो उस बैग की चीजें देखने लगता है जिसके लिए लगभग अपनी जान गंवा बैठा था। बैग में उसे 3 कप चिप्स, 2 बॉक्स चोकोपाइस, 1 टिन कुकीज और 5 कप रेमन मिलते हैं। इसके अलावा 1 कैन कोला भी मिलता है। स्यांग तुरंत दुनिया का सबसे खुश इंसान महसूस करता है क्योंकि उसे समझ आता है कि ये राशन कम से कम 1 महीने तक चल सकता है। उसे लगता है कि जब तक पानी है ये राशन उसे 1 महीना निकाल लेगा। स्यांग पीछे बैठकर मानता है कि जो सामान उसे मिला वो वाकई जान जोखिम में डालने लायक था। जब शरीर से खुशी का असर उतर जाता है तो उसे फिर से ठंड लगने लगती है। पैरों के गीले होने से हालत और बिगड़ती है।
वो खून धोने के लिए पैर धोने का फैसला करता है। ठंडे पानी से पैर धोते हुए वो और भी ठिठुर जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में बर्फ जैसे पानी से पैर धोने पड़ेंगे। अचानक उसे एहसास होता है कि उसके टखने पर चोट लगी है। स्यांग तुरंत घबराहट में आ जाता है। उसे समझ आता है कि ये चोट तब लगी थी जब ज़ॉम्बी ने उसका टखना पकड़ा था। स्यांग खुद को शांत करता है ये सोचकर कि उसे काटा नहीं गया। वो सिर्फ तभी ज़ॉम्बी बनेगा अगर काटा जाए। वो कम्युनिटी ग्रुप में जाकर इस बारे में जानकारी देखता है। स्यांग का चेहरा खुशी से खिल उठता है जब उसे पढ़ने को मिलता है कि ज़ॉम्बी के खरोंच से इंसान ज़ॉम्बी नहीं बनता। एक यूजर लिखता है कि उसे खरोंच आई थी और हफ्तों बाद भी वो ठीक है। वो राहत की सांस लेता है, लेकिन समझता है कि घाव का इलाज करना पड़ेगा क्योंकि वो खुल चुका है। उसके पैरों में ठंड बढ़ रही है और उसे डर है कि कहीं फ्रॉस्ट बाइट ना हो जाए। सवाल यह है कि वो अपने पैरों को कैसे गर्म करे। वो स्टेटस विंडो खोलता है और देखता है कि अब उसके पास 6 कॉइन हैं। सांग शॉप खोलकर स्क्रॉल करता है क्योंकि पिछली बार उसे वहां विंटर कपड़े दिखे थे। कपड़ों के सेक्शन में उसे विंटर क्लोथ्स 3 कॉइन में मिलते हैं, विंटर बूट्स 3 कॉइन, विंटर ग्लव्स 3 कॉइन और विंटर हैट भी 3 कॉइन में। स्यांग ये देखकर टूट जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि शॉप हर चीज अलग अलग बेच रही है। कोई चारा ना देखते हुए वो विंटर बूट्स खरीद लेता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं जब बूट्स उसके सामने आ जाते हैं। स्यांग खुशी से उन्हें उठाता है। वो डर रहा था कि साइज फिट ना हो, लेकिन बूट्स बिल्कुल फिट बैठते हैं। बिना वक्त गंवाए वो बूट्स पहन लेता है और सोचता है कि शायद शॉप की चीजें उसी के हिसाब से कस्टमाइज होती हैं। लेकिन बूट्स पहनने के बाद उसे घाव याद आता है और समझता है कि बूट्स पैरों की ठंडक नहीं मिटा सकते। वो शॉप में और चीजें देखने लगता है और लगातार स्क्रॉल करता है। फिर वो एक हॉट पैक खरीद लेता है जिसकी कीमत 1 कॉइन है। स्यांग खुश होता है कि उसने ये ले लिया। भले ही उसे 1 कॉइन के लिए ये महंगा लगता है, लेकिन पैरों पर हॉट पैक रखते ही जो गर्माहट मिलती है वो उसके चेहरे पर मुस्कान ले आती है। 7वें दिन स्यांग पानी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पानी की सप्लाई बंद हो चुकी है। उसने पहले से सोचा था कि ऐसा होगा, इसीलिए उसने बोतलों में 2 लीटर पानी स्टोर कर रखा था। उसे डर है कि यह बस 3 से 4 दिन चलेगा, फिर उसे और पानी ढूंढना पड़ेगा। वो थोड़ा आरामदायक महसूस कर रहा था, लेकिन अब पानी की सप्लाई खत्म होने से उसके हौसले टूट जाते हैं। स्यांग लेटकर सोचता है कि उसके साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। वो फोन चेक करता है कि शायद कोई काम की अपडेट मिले। ग्रुप में लोग भी शिकायत कर रहे हैं कि उनके घर में पानी की सप्लाई बंद हो गई है। एक यूजर लिखता है कि वो सुपरमार्केट जाने वाला है, चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, और वादा करता है कि अगर वो बच गया तो ग्रुप में अपडेट देगा। अपडेट्स पढ़ने के बाद स्यांग देखता है कि पोस्ट्स की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। वो समझता है कि लोग हर दिन मर रहे हैं। ऊपर से अब वो खिड़की से देखने पर भी कोई सर्वाइवर नहीं देखता। स्यांग को डर है कि सब इसी रफ्तार से मिट जाएंगे, लेकिन साथ ही उसके अंदर ये उम्मीद भी रहती है कि कहीं और कोई सर्वाइवर जिंदा होगा। 8वें दिन वो उस यूजर को मैसेज करता है जो सुपरमार्केट गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अब सबको पक्का हो जाता है कि वो मर चुका है। स्यांग पहले आशावादी था, लेकिन अब ये देखकर समझता है कि हालात उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल हैं। उसके पास अब भी पानी और खाना है, लेकिन वो खुद को कड़वी सच्चाई बताता है कि वो इमारत में बैठे रहकर ज्यादा दिन नहीं निकाल सकता। उसे एक सर्वाइवर ढूंढना होगा और उसे अपना साथी बनाना होगा, क्योंकि बाहर अकेले जिंदा रहना और भी कठिन होगा। लेकिन समस्या ये है कि उसके पास अब हथियार नहीं है और घूमने के लिए हथियार चाहिए। अपनी सप्लाई में खोजकर उसे एक और गोल्फ क्लब मिलता है जो अभी काम का है। उसने उम्मीद की थी कि गोल्फ क्लब ज्यादा दिन चलेंगे, लेकिन वो निराश होता है। 3-4 ज़ॉम्बीज मारने के बाद ही वो टूट जाते हैं। वो शॉप चेक करता है और देखता है कि वहां एक हथौड़ा है जो खास ज़ॉम्बीज मारने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन उसकी कीमत 5 कॉइन है, जबकि स्यांग के पास सिर्फ 2 कॉइन बचे हैं। हथौड़ा कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, उसे लगता है कि विंटर कपड़े लेना हथियार लेने से बेहतर होगा। स्यांग ऑफिस से बाहर निकलता है और दूसरे फ्लोर चेक करने लगता है। एक ऑफिस में पहुंचकर उसे हर जगह खून के धब्बे दिखते हैं। खून की गंध से उसे यकीन होता है कि यहाँ ज़ॉम्बीज हैं, लेकिन आसपास कहीं भी उनकी लाश नहीं दिखती। वो सोचने लगता है कि यहाँ क्या हुआ होगा। तभी उसकी नजर एक बंद दरवाजे पर पड़ती है। वो खोलने की कोशिश करता है, लेकिन खुलता नहीं। उसे लगता है कि शायद अंदर कोई छिपा हो, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। तो वो गोल्फ क्लब से दरवाजा तोड़ देता है और अंदर घुस जाता है। अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह जाता है। कमरे में कम से कम 10 ज़ॉम्बीज की लाशें पड़ी हैं। स्यांग दंग रह जाता है कि आखिर इन्हें किसने मारा होगा। क्या उनकी कंपनी में कोई इतना ताकतवर है? वो जल्दी समझ जाता है कि अगर ऐसा कोई इंसान है तो उसे अपना साथी बनाना उसके लिए बहुत मददगार होगा। वो कमरे की तलाशी लेता है, लेकिन कुछ काम की चीज नहीं मिलती। उसे ये भी दिखता है कि बाकी ऑफिस भी पहले ही खोजे जा चुके हैं, मतलब पूरा इलाका साफ किया जा चुका है। स्यांग ये कड़वी हकीकत मानता है कि उसका ऑफिस खोजने का प्रयास बेकार गया, लेकिन सवाल ये रह जाता है कि इतनी बारीकी से खोज किसने की। वो मानना नहीं चाहता कि यह सिर्फ एक इंसान का काम है।
उसे लगता है कि कोई ग्रुप है जो ऐसा कर रहा है। अब उसके मन में सवाल आता है कि क्या वो लोग अब भी बिल्डिंग में हैं। तभी उसकी नजर एक नोट पर पड़ती है। नोट में लिखा होता है, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मतलब तुम चौथी मंजिल तक जिंदा पहुंच गए हो। एक इंसान होने के नाते मुझे खुशी है, माफ करना, लेकिन मैंने चौथी मंजिल का सारा खाना ले लिया है। सिर्फ ब्रेक रूम मत देखना, मैंने सारे दराज भी खोज लिए हैं, इसीलिए अपनी मेहनत मत बर्बाद करना। और हाँ, सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर के ऑफिस का दरवाजा मत खोलना, मैंने ज़ॉम्बीज की लाशें वहीं ढेर की हैं। नोट में आगे लिखा होता है कि उसने एक शर्ट कैबिनेट में छोड़ी है जिसे कोई पहन सकता है। साथ ही चेतावनी दी है कि 5वीं मंजिल मत जाना। उसने लिखा है कि वो बिल्डिंग छोड़कर वेस्ट कोस्ट जा रहा है क्योंकि वो जगह ज़ॉम्बीज से बचाव के लिए अच्छी लगती है। उसने ये भी लिखा है कि 8वें दिन सुबह 10 बजे वो बिल्डिंग छोड़ चुका है। श्यांग ये पढ़कर चौंक जाता है। उसे समझ आता है कि ये नोट तो बस कल ही छोड़ा गया था। अगर वो पहले निकलता तो उस इंसान तक पहुंच सकता था। आगे पढ़ने पर उसे पता चलता है कि ये नोट अकाउंटिंग टीम के असिस्टेंट मैनेजर युन ह्युकजाई ने छोड़ा है। युन ने जो भी ये नोट पढ़े उसे गुड लक कहा है। सांग युन को पहचानता है क्योंकि दोनों एक ही साल के सहकर्मी रहे हैं। उसे पता चलता है कि युन स्पेशल फोर्स में था और इसी ट्रेनिंग से उसने आसानी से ज़ॉम्बीज खत्म कर दिए। सांग नोट का पिछला हिस्सा देखता है तो युन ने लिखा है कि उसने ऑफिस की दराज में किसी के लिए गिफ्ट और छोड़ा है। वो जल्दी से दराज खोलता है और उसमें कॉफी मिक्स पाता है। 10वें दिन की ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में सांग खड़ा है उस वार्निंग को देखते हुए जो युन ने छोड़ी थी 5th फ्लोर के बारे में। वह सोचता है कि युन ने खास तौर पर 5th फ्लोर का जिक्र क्यों किया, क्योंकि ये प्रेसिडेंट का ऑफिस है और लॉजिकली यहां ज़ॉम्बी एक्टिविटीज कम होनी चाहिए। लेकिन स्यांग को यकीन है कि युन बिना किसी पक्के कारण के वार्निंग नहीं छोड़ सकता। फिर स्यांग को एहसास होता है कि उसने कल से किसी भी सर्वाइवर को नहीं देखा। उसे पता है कि किसी एलाई से मिलने की उसकी चांसेस दिन ब दिन घट रही हैं। वह तय करता है कि अब किसी भी सर्वाइवर को मिस नहीं करेगा जैसे कल किया था। वह सोचता है कि कितने फ्लोर्स उसे चेक करने होंगे ताकि किसी सर्वाइवर को पा सके। तभी वह देखता है कि सामने वाली बिल्डिंग से एक लाइट उस पर पड़ रही है। शंग हैरान हो जाता है जब उसे एहसास होता है कि कोई उसे सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। वह विंडो के पास खड़ा होकर आश्चर्य से उस लाइट की डायरेक्शन में देखने लगता है। सामने वाला इंसान उसके लिए एक नोट उठाकर खड़ा करता है, लेकिन डिस्टेंस की वजह से वह उसमें लिखा कुछ भी नहीं देख पाता। अचानक उसे ख्याल आता है कि वह फोन कैमरा का इस्तेमाल कर सकता है। वह कैमरा से जूम करता है और सामने वाला व्यक्ति उसे बताता है कि 6th और 7th फ्लोर पर लोग हैं। वहां 2 और लोग भी हैं और वे जानना चाहते हैं कि क्या स्यांग टीम अप करना चाहता है। स्यांग का चेहरा एक्साइटमेंट से चमक उठता है क्योंकि आखिरकार उसे सर्वाइवर्स मिल गए हैं। वह तय करता है कि पहले 6th फ्लोर वाले को चेक करेगा और फिर प्लान बनाएगा कि दूसरी बिल्डिंग तक कैसे पहुंचना है। वह 6th फ्लोर पहुंचता है और हैरान होता है कि एंट्रेंस ब्लॉक नहीं है। वह दरवाजे की ओर बढ़ता है और जोर से कहता है कि वह हॉस्टाइल नहीं है। अचानक पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करने आता है, लेकिन स्यांग सही समय पर पीछे मुड़ जाता है। वह अपने गोल्फ क्लब से ज़ॉम्बी का हमला रोकता है। ज़ॉम्बी उसे जमीन पर गिरा देता है, लेकिन स्यांग हार नहीं मानता और अपने पैर से उसे धक्का देता है। पूरी ताकत से वह ज़ॉम्बी को बैलेंस से गिरा देता है और तुरंत अटैक करता है। वह बार बार गोल्फ क्लब को ज़ॉम्बी के सिर पर मारता है और आखिरकार उसका सिर पूरी तरह कुचल देता है। ज़ॉम्बी को मारने के बाद उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि उसने एक और कॉइन अर्न किया है। वह फ्लोर के अंदर और आगे बढ़ता है ताकि सर्वाइवर को ढूंढ सके। उसे लगने लगता है कि शायद सामने वाले बिल्डिंग वाला झूठ बोल रहा था। तभी उसे पीछे से आवाजें सुनाई देती है और तुरंत समझ जाता है कि यहाँ वाकई कोई सर्वाइवर है। वह उस दरवाजे के पास जाता है जहां से आवाज आई थी और कहता है कि वह नुकसान पहुंचाने नहीं आया, वो बस टीम अप करना चाहता है। वह अपना डिपार्टमेंट भी बताता है जहां वो काम करता था सब बिखरने से पहले। जब दरवाजा नहीं खुलता तो सांग दरवाजा तोड़ने का सोचता है, लेकिन तभी उसे अंदर से आवाज आती है कि क्या वही बाहर खड़ा है। दरवाजा खुलता है और सामने एक औरत खड़ी होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। औरत का नाम सियोना है। वह स्यांग को अंदर बुलाती है और अपना अब तक का एक्सपीरियंस बताती है। वह कहती है कि शुरुआत से ही वह यहीं छिपी हुई थी, लेकिन कल रात अचानक एक आदमी आया और जबरदस्ती दरवाजा खोलने लगा। सियोना को उस आदमी पर शक हुआ और उसने दरवाजा खोलने से मना कर दिया, लेकिन उसने जबरदस्ती एंट्री कर ली। अपनी सेफ्टी के लिए सियोना ब्रेक रूम में छिप गई और सिर्फ 1 घंटे में ही वह आदमी ज़ॉम्बी में बदल गया। स्यांग को एहसास होता है कि उसने अभी जिस ज़ॉम्बी को मारा था वही आदमी था। वह सियोना से पूछता है कि क्या उसके पास कोई वेपन है। सियोना उसे अपना स्पीयर दिखाती है जो मॉब से बनाया गया है। स्यांग को याद आता है कि जॉन्ग के पास भी कुछ ऐसा ही था। सियोना बताती है कि स्पीयर बहुत काम आता है और उस पर लगे खून को देखकर स्यांग समझ जाता है कि सियोना पहले ही कई ज़ॉम्बीज को मार चुकी है। लेकिन स्यांग सोचता है कि सियोना एक औरत है और वह सिर्फ एक लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि अब दुनिया सिर्फ ज़ॉम्बीज से ही नहीं बल्कि प्लंडरर्स से भी खतरनाक है। जैसे ही वह जाने के लिए खड़ा होता है, सियोना उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे विनती करती है कि वह उसे अकेला छोड़कर न जाए।
क्योंकि वह अकेली सर्वाइव नहीं कर सकती। जब सियांग फिर भी हिचकिचाता है तो सियोना बताती है कि वह फेंसिंग करती थी। वह उसे बताती है कि उसने पूरे 6th फ्लोर के ज़ॉम्बीज खुद साफ किए हैं और बॉडीज दिखाने को भी तैयार है। सियांग यह सुनकर शॉक्ड हो जाता है। सियोना कहती है कि अगर उसने उसे छोड़ दिया तो वह पछताएगा। सियांग एक ही बार में इतनी सारी बातें सुनकर स्टंड हो जाता है। उसकी कॉम्बैट और सर्वाइवल स्किल्स सुनने के बाद सियांग को आखिरकार मानना पड़ता है और वह उसका हाथ मिलाकर टीम अप करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों के बीच अग्रीमेंट होने के बाद सियोना उसे अपना पूरा कलेक्टेड सप्लाई दिखाती है। वह हैरान होती है कि सियांग के पास पावर बैंक्स हैं और पूछती है कि क्या अभी भी कम्युनिकेशन काम कर रहा है। सियांग उसे स्पेस लिंक के बारे में बताता है। यह सुनकर सियोना कहती है कि उन्हें जितने पावर बैंक्स मिल सकते हैं सब इकट्ठा करने चाहिए। फिर सियांग उससे पूछता है कि उसने अब तक कितने ज़ॉम्बीज मारे हैं। सियोना बताती है कि 8 और सियांग ने अभी जो 1 मारा वह मिलाकर 9 हो गए। यह सुनकर सियांग खुश होता है कि उसने टीम अप करने का फैसला सही लिया। दोनों पूरा ऑफिस सर्च करते हैं लेकिन सिर्फ 2 पावर बैंक्स मिलते हैं। तभी सियांग डोर पर बने कुछ निशानों को देखता है। वह सियोना से पूछता है और सियोना मानती है कि शायद ये कल वाले ज़ॉम्बी ने छोड़े थे। सियांग और आगे सर्च करता है और उसे एक वर्नियर कैलिपर मिलता है। उसे देखकर वह खुश हो जाता है क्योंकि यह सॉलिड मेटल है और वह इसे ज़ॉम्बीज को मारने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वह काफी समय से एक वेपन ढूंढ रहा था और अब उसे एक मिल गया है, लेकिन उसे चिंता होती है कि कैलिपर बहुत छोटा है। तभी सियोना मुस्कुराती है और शांग से कहती है कि उसके पास एक आइडिया है। वह कैलिपर को उससे लेकर अपने स्पीयर से बांध देती है। इससे शांग के पास अब एक और ज्यादा यूजफुल और एफिशिएंट वेपन हो जाता है। अब वह इसे स्पीयर की तरह स्टैब भी कर सकता है और स्विंग भी कर सकता है। सियोना गर्व से कहती है कि उसके साथ आने का फैसला सही था। सियांग उसकी इंजेन्युइटी की तारीफ करता है और समझ जाता है कि अगर उसकी टीम होगी तो उसे ऐसे ही और फायदे मिलेंगे। फिर जब वह उनके पास पड़े फूड को देखता है तो उसे एहसास होता है कि अब उन्हें कुछ समय तक खाने की दिक्कत नहीं होगी। वह एक फ्राइंग पैन को नोटिस करता है और सियोना से पूछता है कि वह इसके साथ क्या कर रही है। सियोना मानती है कि वह इसे ऑफिस लेकर आई थी ताकि बाद में वापस करके रिफंड ले सके, क्योंकि उसे उसका कलर पसंद नहीं था। लेकिन हालात बिगड़ने से पहले वह ऐसा नहीं कर पाई। सियांग उसे बताता है कि फ्राइंग पैन यूजफुल होगी क्योंकि उससे बाद में बर्फ पिघलाकर पीने का पानी बनाया जा सकता है। तभी सियोना पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वह यहां है। सियांग बताता है कि सामने वाली बिल्डिंग से एक आदमी ने उसे बताया था। वह समझाता है कि उन्होंने लाइट से सिग्नल किया और फिर नोट पर मैसेज लिखा। उसने उसकी पिक्चर लेकर उसे जूम किया और दिखाता है। सियोना सस्पिशियस हो जाती है और कहती है कि आज किसी अननोन व्यक्ति के साथ टीम अप करना रिस्की हो सकता है। सियोना समझाती है कि उसने सिर्फ सियांग के साथ इसलिए जाने का फैसला किया क्योंकि उसे लगता है कि उसे कोई और ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं मिलेगा। वह सिर्फ यह सोच समझकर कदम रख रही है कि किस तरह का टीममेट चुने। उसकी बात सुनकर सियांग सजेस्ट करता है कि सामने वाली बिल्डिंग वालों के साथ टीम अप का आइडिया छोड़ देना चाहिए। सियोना उसका ओपिनियन मानने के लिए उसे थैंक करती है। फिर सियोना मैनेजर चॉय का जिक्र करती है और कहती है कि शायद वह अब भी जिंदा है। यह सुनकर सियांग शॉक्ड हो जाता है। सियोना बताती है कि पहले दिन वह चॉय के साथ थी लेकिन बाद में वह भाग गया। वह ब्रेक रूम में छिपी थी और चॉय बाथरूम में चॉय ने उससे मदद मांगी, लेकिन डर की वजह से उसने मना कर दिया। बाद में उसने कंफर्म किया कि चॉय भाग गया था। सियांग पूछता है कि वह कब गया था और सियोना बताती है कि दूसरे दिन की रात, क्योंकि सियांग कुछ फ्लोर्स एक्सप्लोर कर चुका है और चॉय को नहीं देखा। वह मानता है कि चॉय शायद अभी 3rd या 5th फ्लोर पर छिपा है। उसी रात जब सियोना सो रही होती है, सियांग सोचता है कि सामने वाली बिल्डिंग वाले शायद चॉय के साथ टीम अप कर लें। अगर उसने जल्दी जवाब नहीं दिया, उसे डर लगता है कि बाद में चॉय और वह ग्रुप आकर उस पर और सियोना पर हमला कर सकते हैं। वह परेशान तो होता है लेकिन अंत में सोचता है कि उन चीजों की चिंता करने का कोई फायदा नहीं जो उसके कंट्रोल में नहीं है। उसे खुशी होती है कि अब उसके पास और कॉइन्स हैं और वह सोचता है कि और गियर खरीदना चाहिए। वह वार्म हैट खरीदने पर विचार करता है ताकि ठंड से बच सके, लेकिन फिर सोचता है कि सियोना के लिए वार्म बूट्स खरीदना बेहतर होगा क्योंकि उसे भी जरूरत है। सियांग जानता है कि अगर सियोना के पैरों में फ्रॉस्ट बाइट हो गया तो वह बर्डन बन जाएगी। सबसे लॉजिकल ऑप्शन वार्म बूट्स खरीदना है, लेकिन वह अब भी डिसाइड नहीं कर पाता क्योंकि अभी उन्हें मूव करने की कोई जल्दी नहीं है। वह सोचता है कि सो जाए और सुबह फैसला करेगा। अगली सुबह उठकर वह देखता है कि सियोना अपने फोन को देख रही है। वह पूछता है कि उसमें कितनी बैटरी बची है। सियोना बताती है कि सिर्फ 20% बची है, जबकि उन्होंने पावर बैंक से चार्ज किया था। तभी सियोना बताती है कि रूफ पर एक सोलर जनरेटर है और सियांग से पूछती है कि क्या उसने कभी चेक किया। सियांग हैरान हो जाता है क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ है। सियोना बताती है कि वह इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज थी। हालांकि यह प्रोजेक्ट सिर्फ छोटे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए था। वह समझाती है कि सोलर रूफ पर इंस्टॉल किया गया था, लेकिन प्रोजेक्ट को उस फ्लॉ की वजह से रोक दिया गया जो बाद में सामने आया। सियांग क्यूरियोसिटी से पूछता है कि फ्लॉ क्या था, लेकिन सियोना कहती है कि उसे एग्जैक्ट पता नहीं।
बस इतना कि वह सेफ्टी इशू नहीं था। फिर चांग पूछता है कि क्या उसे इसे ऑपरेट करना आता है। सियोना कहती है हाँ, क्योंकि वह इंचार्ज थी। चांग एक्साइटेड होकर सजेस्ट करता है कि दोनों रूफ पर जाकर इसे चेक करें। दोनों तुरंत रूफ की ओर निकलते हैं। ठंड की वजह से डोर खोलने में दिक्कत होती है, लेकिन आखिरकार वह खुल जाता है। वहां उन्हें सोलर पैनल्स लेज के ऊपर लगे हुए मिलते हैं। वहां एक लैडर है, लेकिन वह नीचे नहीं आती। सियोना सजेस्ट करती है कि वह ऊपर चढ़ेगी। वह चांग से कहती है कि अपने हाथ से उसे लिफ्ट दे। वह जंप करती है और लेज पकड़कर ऊपर चढ़ जाती है। चांग उसकी एथलेटिक बॉडी देखकर इंप्रेस्ड हो जाता है और उसे याद आता है कि सियोना एक एथलीट है, इसीलिए उसकी मूवमेंट्स इतनी हल्की हैं। सियोना पैनल्स तक पहुंच जाती है क्योंकि वे बहुत बड़े नहीं हैं। वह उन्हें खोलकर एक एक करके नीचे चांग को देने लगती है। चांग उन्हें संभालकर पकड़ता है, पहले पैनल फिर दूसरा। इसी तरह सब 4 पैनल्स वह नीचे उतार देती है। थोड़ी देर बाद दोनों पैनल्स को उठाकर बिल्डिंग के अंदर ले आते हैं और उन्हें विंडो के पास रख देते हैं जहां धूप आना सकती है। सियोना इंस्टॉलेशन सेट करती है और कहती है कि अब यह रेडी है। हालांकि इसे बाहर होना चाहिए था, लेकिन बर्फ की वजह से वे ऐसा नहीं कर सकते। चांग पूछता है कि क्या यह सेटअप एफिशिएंट होगा। सियोना बताती है कि अगर धूप तेज रही तो यह फोन को 50% तक चार्ज कर सकता है, लेकिन फिलहाल धूप बहुत कम है, इसीलिए वेट करना होगा। अगली सुबह जब वे उठते हैं तो देखते हैं कि फोन जिसे उन्होंने कल से प्लग करके रखा था अभी सिर्फ 9% तक ही चार्ज हुआ है। और सबसे बुरी बात यह है कि उस पर रिमेनिंग टाइम दिखा रहा है 12 दिन 6 घंटे और 7 मिनट। चांग ये देखकर हॉरर में पड़ जाता है कि एक दिन में सिर्फ 8% चार्ज हुआ। सियोना डिसअपॉइंटमेंट में पड़ जाती है कि इतना सब करने के बाद भी सोलर जनरेटर से कुछ फायदा नहीं हुआ। चांग भी डिसअपॉइंटेड होता है, लेकिन वह सियोना को समझाता है कि फिलहाल धूप ही नहीं है। फिर भी सियोना का दिल टूट जाता है, लेकिन चांग उसे कहता है कि इससे उसे एक चीज क्लियर हो गई है कि ऑफिस छोड़ने के बाद उन्हें कहां जाना चाहिए। वह कंपनी के वेयरहाउस की बात करता है जहां उन्हें फूड इंग्रेडिएंट्स और सर्वाइवल टूल्स मिल सकते हैं। सियोना चांग के सुझाव से खुश हो जाती है, लेकिन उसके सामने यह समस्या रह जाती है कि वे वहां कैसे पहुंचेंगे। चांग उसे कहता है कि अगर कार का जीपीएस काम नहीं करता तो उन्हें फोन पर मैप इस्तेमाल करना होगा, लेकिन बैटरी लो होने की दिक्कत अभी भी है। चांग सोचता है कि शायद पेपर पर मैप बना लेने से मदद हो जाए। सियोना उसे कहती है कि वो उसके किसी भी प्लान के लिए तैयार है। सियोना बताती है कि कंपनी का वेयरहाउस उसके घर के पास ही है और क्योंकि वो अक्सर वॉक पर जाती थी तो उसने उसे कई बार देखा है। उसे रास्ता भी अच्छे से पता है। चांग खुशी से मुस्कुराता है और कहता है कि उसे बहुत अच्छा लग रहा है कि वे दोनों साथ आए। सियोना भी खुश है क्योंकि उसे पार्टनर मिलने से खुद को स्ट्रांग लग रहा है। चांग मानता है कि उसके साथ टीम बनाना सच में अच्छा फैसला था, क्योंकि सियोना बहुत सारे काम करना जानती है और मेहनत करने से पीछे नहीं हटती। उसे एहसास होता है कि उसके पैर ठंड से जम रहे होंगे, लेकिन फिर भी उसने कभी उसके बूट्स लेने की कोशिश नहीं की। तभी चांग अचानक सियोना से उसका शू साइज पूछता है। सियोना इस अचानक सवाल से हैरान हो जाती है। चांग झूठ बोलता है कि उसने कुछ बूट्स देखे थे और उसके लिए लाने का सोच रहा था। सियोना यह सुनकर खुश हो जाती है और तुरंत अपना साइज बता देती है। चांग को अच्छा लगता है कि वो खुश है। सियोना कहती है कि वो उसके साथ जाकर बूट्स ले आएगी, लेकिन चांग मना कर देता है और कहता है कि वो खुद ही जाएगा। थोड़ी देर बाद चांग बूट्स लेकर लौटता है और वो सियोना को परफेक्टली फिट हो जाते हैं। सियोना खुशी से बातें करती रहती है। तभी अचानक चांग के सामने एक स्टेटस विंडो खुलती है जिसमें लिखा आता है कि उसने एक पार्टी बना ली है। अब पार्टी मेंबर्स से कमाए गए कॉइन्स भी उसे मिलेंगे। चांग ये देखकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि शायद विंडो शॉप ही सब कुछ नहीं है। उसे समझ आता है कि अगर उसके पास और पार्टी मेंबर्स हुए तो ये उसके लिए बहुत बड़ा फायदा होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये काम कैसे करता है। वो सोचता है शायद इसलिए क्योंकि उसने सियोना को शॉप से खरीदी चीज गिफ्ट की। सियोना उसे थैंक करती है, लेकिन चांग अपने ही थॉट्स में खोया रहता है। सियोना उसकी तरफ इशारा करके उसका ध्यान खींचती है। वो पूछती है कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि वो अचानक खो गया था। चांग झूठ बोलता है कि उसे बस थोड़ा चक्कर आ गया था। कहता है कि उसने ठीक से खाना नहीं खाया। सियोना सजेस्ट करती है कि उन्हें कुछ खाना चाहिए। चांग ये नोटिस करता है कि सियोना ने स्टेटस विंडो नहीं देखी, मतलब ये सिर्फ उसे ही दिखती है। वो सियोना से अग्री करता है कि उन्हें खाना चाहिए और फिलहाल इस बारे में और सोचने से बचता है। सर्वाइवल के 14वें दिन चांग और सियोना के पास 3 दिन से पानी नहीं है। चांग को बहुत प्यास लगती है और वो सियोना से कहता है कि उन्हें स्नो मेल्ट करनी होगी। सियोना पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स लाने चली जाती है। चांग सजेस्ट करता है कि उन्हें फायर रूफ पर जलानी चाहिए ताकि बिल्डिंग को जलने का खतरा ना हो। सियोना पेपर्स लेकर आती है, लेकिन चांग बाहर फायर जलाने में हेजिटेंट होता है। उसे लगता है स्मोक प्लंडरर्स को अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन पानी पीने की इच्छा उस डर से बड़ी निकलती है। चांग फायर जलाता है और पेपर्स जलने लगते हैं। दोनों पहले आग से खुद को गर्म करते हैं, फिर फ्राइंग पैन में स्नो भरकर रखते हैं। जब वो पिघलती है तो आखिरकार उन्हें पीने का पानी मिल जाता है। चांग को राहत मिलती है क्योंकि बहुत समय बाद उसे वार्म वाटर मिला है। सियोना भी कहती है कि कितना अच्छा लग रहा है और वो लगभग भूल ही गई थी कि गर्माहट कैसी लगती है। दोनों एक दूसरे पर गर्व करते हैं और सर्वाइवल के लिए एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। अगली सुबह सियोना घबराकर उठती है। चांग खड़ा होकर पूछता है कि क्या हुआ।
सियोना सामने वाली बिल्डिंग की तरफ इशारा करती है और कहती है, देखो सामने वाले लोगों ने उन्हें मैसेज छोड़ा है। सांग पूछता है कि उसमें क्या लिखा है। पता चलता है कि वो लोग अपनी बिल्डिंग छोड़कर उनके पास आना चाहते हैं। सांग तुरंत सतर्क हो जाता है और सियोना से पूछता है कि उसने ये मैसेज कब देखा। सियोना बताती है कि अभी अभी, क्योंकि वो अभी जागी ही थी। सामने वाले लोग बहुत तेजी से मूव कर रहे थे। सांग को शक होता है कि शायद वो ये सोचकर आ रहे हैं कि उनके पास बहुत रिसोर्सेज हैं। वो समझ नहीं पा रहा कि वो अच्छे लोग हैं या बुरे। दोनों डिसाइड करते हैं कि रिस्क लेना सही नहीं है। बात करते करते उन्हें एहसास होता है कि सामने वाले 3 लोग बिल्डिंग से बाहर निकल चुके हैं। उनके चेहरे मास्क से ढके हैं और उनके पास स्लेज हैमर और शील्ड है। स्यांग और सियोना को समझ आ जाता है कि उन्हें प्रॉब्लम होने वाली है। स्यांग तुरंत सजेस्ट करता है कि उन्हें सामान पैक करना चाहिए। उधर वो 3 लोग बाहर ज़ॉम्बीज को वेपन्स और स्ट्रैटेजी से खत्म कर रहे हैं। स्यांग को यकीन नहीं होता कि वो कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं और उनकी फाइटिंग बहुत कोऑर्डिनेटेड है। वो अंदाजा लगाता है कि वो लोग लगभग 15 मिनट में यहां पहुंच जाएंगे। स्यांग जल्दी से सामान पैक करता है और सियोना से पूछता है कि उसका हो गया या नहीं। सियोना कहती है कि वो ऑलमोस्ट डन है। इसी बीच वो तीनों एक बड़े ज़ॉम्बी हॉर्ड से टकराते हैं और डरकर सीधी लड़ाई करने के बजाय भागना चुनते हैं। वो ज़ॉम्बीज से बचते हुए कंपनी की बिल्डिंग में घुस जाते हैं, वही दरवाजा जो बाहर के ज़ॉम्बीज को अंदर आने से रोक रहा था। सियोना पैक खत्म करती है और सोलर सेटअप की तरफ इशारा करती है, लेकिन स्यांग कहता है कि उसे भूल जाओ। सियोना परेशान होती है क्योंकि उसके बिना उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, लेकिन स्यांग रिमाइंड करता है कि सर्वाइवल पहले आता है। आखिरकार सियोना मान जाती है और दोनों बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं, उन्हें एहसास होता है कि सामने वाले 3 लोग ऊपर की ओर आ रहे हैं। स्यांग सोचता है कि उनके लिए बेस्ट जगह कहां होगी। रूफ डिफेंस के लिए आसान लगेगा, लेकिन ठंड की वजह से लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। स्यांग सजेस्ट करता है कि वो लोग 6th फ्लोर पर जाएं। वो सियोना से कहता है कि उन्हें एंट्रेंस ब्लॉक करनी होगी और होल्ड करना होगा। सियोना अग्री करती है। दोनों तीनों अजनबियों के आने के लिए खुद को तैयार करते हैं। इंतजार करते करते उन्हें समझ आता है कि वो ट्रियो सर्वाइवर्स की तलाश कर रहा है। जैसे ही वो नजदीक आते हैं तो तुरंत 5th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। स्यांग सियोना से कहता है कि तैयार हो जाओ क्योंकि वो करीब है। तभी उन्हें एहसास होता है कि ट्रियो ऊपर नहीं आ रहा, जिससे वो हैरान रह जाते हैं। सियोना जल्दी से सांग से कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी अचानक उनके बगल में जोरदार धमाका होता है, जिससे दोनों गिर जाते हैं। दोनों उठकर एक दूसरे को देखते हैं कि सब ठीक है या नहीं। सांग को समझ नहीं आता कि जब उन्हें पता है कि यहां सिर्फ 2 लोग हैं तो ट्रियो एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल क्यों करेगा। अचानक स्यांग को याद आता है वो वार्निंग नोट जो सर्वाइवर ने छोड़ा था, जिसमें लिखा था कि 5th फ्लोर पर मत जाना। उसे यह भी याद आता है कि सियोना ने कहा था शायद मैनेजर चॉय जिंदा हो। इसका मतलब यह साफ है कि ट्रियो या तो 3rd फ्लोर पर है या 5th फ्लोर पर। स्यांग सजेस्ट करता है कि उन्हें नीचे जाकर चेक करना चाहिए। सियोना हैरान हो जाती है और सोचती है क्या ये सही आइडिया है। स्यांग कहता है हाँ, क्योंकि उसे बस एक हंच हुआ है। वो दोनों नीचे वाले फ्लोर पर पहुंचते हैं और पाते हैं कि पूरा एरिया तहस नहस हो चुका है। स्यांग उसे सतर्क रहने को कहता है। तभी सियोना पास की ओर इशारा करती है। दोनों देखते हैं कि वहां लाशें पड़ी हैं। स्यांग उसे पीछे रहने को कहता है और खुद बॉडीज देखने जाता है। वहां सिर्फ 2 बॉडीज मिलती हैं, जिससे मिस्ट्री और बढ़ जाती है क्योंकि वहां दोबारा एक्सप्लोसिव्स का कोई निशान नहीं मिलता। स्यांग सोच में पड़ जाता है। वो नोटिस करता है कि डोर पूरी तरह उड़ चुका है। वो आगे बढ़ता है और तभी उसे एक आवाज न सुनाई देती है जो धमकी दे रही होती है। स्यांग आवाज पहचान लेता है कि ये चॉय की है। उसकी असम्पशन सही निकलती है कि एक्सप्लोजन के पीछे चॉय ही था। स्यांग कमरे में जाता है और देखता है कि चॉय एक चेयर के नीचे फंसा है। स्यांग दहशत में आ जाता है जब उसे पता चलता है कि चॉय की टांगें गायब हैं। चॉय चिल्लाकर स्यांग से मदद मांगता है। वो बच्चे की तरह गिड़गिड़ाता है कि वो मरना नहीं चाहता। वो स्यांग से कहता है कि बस एक बार उसकी मदद कर दो। स्यांग कंफ्यूज्ड खड़ा रहता है। तभी सियोना उसके पास आ जाती है। वो चॉय को तब नोटिस करती है जब उसकी आवाज सुनती है। वो मुड़कर चॉय को देखती है और डर जाती है। चॉय लगातार मदद मांगता रहता है, लेकिन स्यांग आखिरकार कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास मेडिसिन नहीं है और वो डॉक्टर्स नहीं है। चॉय दर्द से चिल्लाता है और कहता है कि वो जीना चाहता है। अचानक वो कहता है कि उसके पास एक तरीका है। वो बताता है कि ज़ॉम्बीज अनडेड हैं और सजेस्ट करता है कि उसे इन्फेक्ट कर दो ताकि वो ना मरे। यहां तक कि वो ये भी कहता है कि उसे 1st फ्लोर पर ले चलो ताकि वो खुद को बाइट करवा ले। स्यांग उसके पास जाकर कहता है कि वो इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते। ये सुनकर चॉय गुस्से में आ जाता है। वो चिल्लाता है कि उसने लूटर्स को ऊपर आने से रोका और अब ये लोग उसकी मदद नहीं कर रहे। वो बकवास करता रहता है और कहता है कि स्यांग और सियोना अफेयर में हैं और इसीलिए उसे नहीं बचाना चाहते ताकि दोनों साथ भाग सकें। चॉय दावा करता है कि सियोना पहले उसके पीछे पड़ी रहती थी और अब स्यांग के पीछे है। वो उसे गाली देता है और कहता है कि अब दोनों को साथ मरना चाहिए। कमरे में बचा हुआ एक और एक्सप्लोसिव उसकी नजर में आता है और वो रेंगते हुए उसकी और बढ़ने लगता है। तभी अचानक पीछे से उसे एक मेकशिफ्ट मॉप भेज देता है। इसके बाद स्यांग और सियोना मरे हुए लोगों का सामान चेक करते हैं और कंफर्म करते हैं कि वो सच में लूटर्स थे, लेकिन उन्हें उनमें से कोई काम की चीज नहीं मिलती। उनका शील्ड एक्सप्लोजन से टूट चुका है और काम का नहीं रहा
और हैमर बहुत भारी है, जिससे सांग कंफ्यूज होता है कि इसे ले या नहीं। और तभी सांग कहता है कि वैसे भी चॉय मरने ही वाला था। वो समझाता है कि एक्सेसिव ब्लड लॉस और शॉक से वो धीरे धीरे मर जाता, इसीलिए उसे मार देना एक तरह से मर्सी थी। वो शियोना से कहता है कि उसे गिल्टी होने की जरूरत नहीं है। शियोना फिर कहती है कि शायद उन्हें चॉय को ज़ॉम्बी में बदल देना चाहिए था, जैसा उसने मांगा था, लेकिन स्यांग जवाब देता है कि तब भी उन्हें उसे मारना ही पड़ता। शियोना मान जाती है और कहती है कि उसकी डिडक्शन सही है। तभी शियोना बाहर की ओर इशारा करती है। हॉर्ड ऑफ ज़ॉम्बीज बिल्डिंग में घुस चुका होता है, क्योंकि अब उन्हें रोकने वाला कुछ नहीं है। बाद में कम्युनिटी ग्रुप उस एक्सप्लोजन की चर्चा करता है। सब कंफ्यूज होते हैं कि धमाका क्यों हुआ और उसके बाद ज़ॉम्बीज क्यों बढ़ गए। स्यांग ये देखकर तुरंत चिंतित हो जाता है और शियोना से कहता है कि अब और लूटर्स यहां आएंगे और इसके अलावा ज़ॉम्बी हॉर्ड भी संभालना होगा। स्यांग कहता है कि वो ज़ॉम्बीज को मॉनिटर कर रहा था और भले ही कुछ हट गए हों, लेकिन ज्यादातर अब भी आसपास ही हैं। उसे चिंता होती है कि लॉबी में उनके लिए हिलने की भी जगह नहीं है। स्यांग शियोना से कहता है कि उन्हें प्लानिंग शुरू करनी होगी और ज्यादा से ज्यादा अगले दिन तक निकलना होगा, वरना ज़ॉम्बीज इमरजेंसी एग्जिट भी ब्लॉक कर देंगे। शियोना अग्री करती है और स्यांग सजेस्ट करता है कि उन्हें फर्स्ट फ्लोर की स्थिति देखनी चाहिए। वो दोनों फ्लैश लाइट्स अपने सिर पर लगाकर चलते हैं ताकि आसानी से मूव कर सकें। तभी शियोना अचानक रुककर पूछती है कि क्या उसने कोई आवाज सुनी। स्यांग ध्यान से सुनता है और उसे पता चलता है कि आवाज ऊपर से आ रही है। वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सामने वाले ऑफिस में एक ज़ॉम्बी है। शियोना डर जाती है और सोचती है क्या चॉय ज़ॉम्बी बन गया, लेकिन स्यांग उसे भरोसा दिलाता है कि चॉय मर चुका है। वो याद दिलाता है कि उसका सिर भेद दिया गया था, तो उसके ज़ॉम्बी बनने का कोई चांस नहीं है। शियोना कहती है शायद कोई लूटर डाउनस्टेयर्स बाइट हो गया था और ऊपर आ गया। स्यांग इस पॉसिबिलिटी को नकार देता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो उनके आने से पहले ही ज़ॉम्बी बन चुका होता। स्यांग मानता है कि शायद थर्ड फ्लोर का कोई सर्वाइवर फिफ्थ फ्लोर पे गया होगा। वो ये भी जोड़ता है कि दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कोई ज़ॉम्बी ब्रोकन विंडो से फिफ्थ फ्लोर में क्रॉल करके आया हो। ये सोचकर दोनों की रूह कांप जाती है, लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि दूसरी पॉसिबिलिटी सही हो। स्यांग फिर सजेस्ट करता है कि उन्हें फर्स्ट फ्लोर जाना चाहिए। वो धीरे धीरे फर्स्ट फ्लोर की ओर जाते हैं और वहां पहुंचकर उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज घूम रहे होते हैं। स्यांग को अंदाजा था, लेकिन इतना बुरा हाल होगा ये नहीं सोचा था। स्यांग फर्स्ट फ्लोर को पूरी तरह छोड़ देता है, क्योंकि वो पहले से ही ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है। वो नोटिस करता है कि ज़ॉम्बीज सिक्योरिटी रूम के आसपास घूम रहे हैं, जिससे उसे सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि जोंग का क्या हुआ। उसे पता है कि जोंग हर चीज उनसे कहीं ज्यादा नजदीक और साफ समझता। वो शियोना से कहता है कि फर्स्ट फ्लोर से निकलने का कोई चांस नहीं है। स्यांग सजेस्ट करता है कि उन्हें पार्किंग लॉट देखना चाहिए। वो कहता है कि उसने पहले भी इसके बारे में सोचा था, लेकिन पिछली बार वहां ज़ॉम्बीज थे। वो कहता है कि उन्हें फिर से चेक करना चाहिए ताकि पता चल सके कितने ज़ॉम्बीज वहां जमा हुए हैं। वो बेसमेंट में जांच करते हैं और राहत महसूस करते हैं जब पता चलता है कि पार्किंग लॉट में ज़ॉम्बीज की संख्या ज्यादा नहीं है। स्यांग कहता है कि बेसमेंट फर्स्ट फ्लोर से कहीं बेहतर है। ऊपर से वहां बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं जिनका वो कवर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें यह भी राहत मिलती है कि बेसमेंट में हवा नहीं चल रही, जिससे ज़ॉम्बीज उनकी स्मेल पकड़ नहीं पाएंगे। अचानक सियोना का ध्यान ऊपर लगे कन्वेक्स मिरर की रिफ्लेक्शन पर जाता है। वो स्यांग को दिखाती है और कहती है कि उसे B1 फ्लोर साफ नजर आ रहा है। ध्यान से देखने के बाद सियोना बताती है कि उसे सिर्फ वो एंट्रेंस दिख रहा है जो पैसेजवे को B1 फ्लोर से कनेक्ट करता है। वो ये भी जोड़ती है कि दोनों फ्लोर्स पर ज़ॉम्बीज की संख्या लगभग बराबर लग रही है। स्यांग उसे रोक देता है ताकि और डर ना फैले और फिर 7th फ्लोर जाने का सुझाव देता है। दोनों बैठकर प्लान बनाने लगते हैं। सियोना कहती है कि अगर वो कार से मूव कर पाते तो अच्छा होता, लेकिन उन्हें डर है कि इतनी ठंड में बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी। इस वजह से सांग कार का ऑप्शन छोड़ने की सलाह देता है। सियोना चाहती है कि काश उनके पास बाइसिकल्स होती, लेकिन चूंकि साइकिल नहीं है, सांग कहता है कि उन्हें पैदल ही चलना होगा। दोनों मूवमेंट की प्लानिंग करने लगते हैं। थोड़ी देर में उनका प्लान तैयार हो जाता है और अब बस उसे एग्जीक्यूट करना रह जाता है। उसी रात ठंड पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे दोनों चैन से सो नहीं पाते। सियोना सबसे पहले नोटिस करती है कि स्यांग जाग रहा है। स्यांग हैरान होता है और सियोना बताती है कि उसने ये इसलिए समझ लिया क्योंकि स्यांग बार बार करवट बदल रहा था, जैसे कोई कीड़ा। सियोना पूछती है कि क्या वो जोंग की वजह से परेशान है। स्यांग हाँ में जवाब देता है। सियोना उसे अश्योर करती है कि अगर स्यांग चाहे तो जोंग को अपने साथ ले जा सकता है। स्यांग उसकी तारीफ करता है, लेकिन कहता है कि वो सेल्फिश नहीं बनना चाहता और दोनों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। ये सुनकर सियोना निराश होती है, क्योंकि उसे जोंग एक भरोसेमंद इंसान लगता है। सियोना को यह बात भी अच्छी नहीं लगती कि वो जोंग को पीछे छोड़कर जा रहे हैं जबकि वो खतरे में है, लेकिन फिर भी वो साफ कह देती है कि अगर जोंग आना चाहे तो उसे उनके साथ आने में कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनकर स्यांग अपना फोन उठाता है और पहले से माफी मांगता है कि ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा हो सकती है। फिर वो जोंग को टेक्स्ट करता है कि वो अगली सुबह निकल रहा है और अगर जोंग आना चाहता है तो उसे सुबह 6 बजे इमरजेंसी एग्जिट पर मिलना होगा। अगली सुबह 5:44 पर स्यांग और सियोना पहले से तैयार होते हैं। स्यांग फोन चेक करता है और देखता है कि उसके मैसेज पर 2 कमेंट्स आए हैं,
लेकिन उनमें से कोई भी जोंग का नहीं है। दोनों कमेंट्स एनोनिमस यूजर्स के हैं जिन्होंने बस क्यांग को बाहर जाने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। स्यांग निराश हो जाता है, लेकिन सियोना कहती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है जोंग पहले से ही मीटिंग लोकेशन पर इंतजार कर रहा हो। दोनों फ्लोर्स उतरते हैं और मीटिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। सियोना कहती है कि अभी सिर्फ 3 मिनट ही हुए हैं, तो क्या उन्हें थोड़ा और वेट करना चाहिए। दोनों दरवाजे के पास खड़े होकर 6 सांझ तक इंतजार करते हैं। जब कोई नहीं आता तो वो आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। तभी उन्हें एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है जो प्लानिंग के वक्त वहां नहीं था। दोनों पहले उसी ज़ॉम्बी को खत्म करने का सोचते हैं। धीरे धीरे बेसमेंट में घुसते हुए वो ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ खींचने से बचते हैं। कार्स के बीच छुपकर वो सही पोजीशन पर पहुंचते हैं। तभी शांग जमीन पर पैर मारकर टारगेट ज़ॉम्बी को अट्रैक्ट करता है। ज़ॉम्बी उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन पीछे से सियोना आकर अपनी मेकशिफ्ट स्पीयर से उसे मार गिराती है। जैसे ही ज़ॉम्बी खत्म होता है, स्यांग को नोटिफिकेशन मिलता है कि उसकी पार्टी मेंबर ने कॉइन हासिल किया है। स्यांग सियोना की तारीफ करता है और उसे थम्स अप देता है। इसके बाद दोनों अपना प्लान आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। बाहर की ठंड देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। स्यांग को उम्मीद थी कि ठंड होगी, लेकिन इतनी भयंकर ठंड का अंदाजा नहीं था। सियोना कहती है कि अगर वो बाहर फंस गए तो उनका अंत तय है। बर्फ से ढके रास्तों पर चलते हुए वो ज़ॉम्बीज से बचने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद सियोना मानती है कि उनकी प्रोग्रेस उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं है। स्यांग कहता है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये बिल्डिंग में रहकर लूटर्स के हाथों मरने से बेहतर है। चलते चलते वो अपने पहले डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन स्यांग सुझाव देता है कि उन्हें बेहद सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर जगह ज़ॉम्बीज मौजूद हैं। डेस्टिनेशन से कुछ मीटर पहले ही अचानक हवा चलने लगती है। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखता है। स्यांग समझ जाता है कि अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि हवा उनकी सेंट को ले जाएगी और ज़ॉम्बीज उन्हें पकड़ लेंगे। थोड़ी ही देर में ज़ॉम्बीज उनकी गंध पकड़ लेते हैं। भीड़ उन पर टूट पड़ती है और दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें। स्यांग को लगता है कि अगर वो पार्क की तरफ गए तो उनकी मौत तय है, क्योंकि वहां ज़ॉम्बीज गिरेंगे और शोर मचाएंगे, जिससे और ज़ॉम्बीज आ जाएंगे। वो मानता है कि सेफेस्ट ऑप्शन किसी बिल्डिंग में घुसना है, लेकिन कौन सी बिल्डिंग ये उसे समझ नहीं आता। ओपन एंट्रेंसेस पहले से ज़ॉम्बीज से भरे हैं और क्लोज्ड जगह तोड़ना भी खतरनाक है। स्यांग बुरी तरह कंफ्यूज खड़ा है कि तभी उसे बाईं ओर एक बस नजर आती है। दोनों भागकर बस तक पहुंचते हैं और उसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होती है। सियोना ग्लास तोड़ने का सुझाव देती है, लेकिन च्यांग उसे थोड़ा वेट करने को कहता है। वो ध्यान से देखता है और नोटिस करता है कि इग्निशन में की लगी हुई है। बड़ी मुश्किल से वो डोर खोल लेता है और दोनों अंदर घुस जाते हैं ताकि ज़ॉम्बीज से बच सकें। लेकिन अब विंडोज का खतरा है। स्यांग डरता है कि कहीं ज़ॉम्बीज कांच तोड़कर अंदर ना आ जाए। शोर की वजह से अब पूरी जगह ज़ॉम्बीज से भर गई है। स्यांग इग्निशन पर भागता है और बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है। बार बार कोशिश करता है। सियोना दरवाजे के पास खड़ी होकर ज़ॉम्बीज को रोकती है। दोनों अब लिटरली प्रार्थना कर रहे हैं कि बस स्टार्ट हो जाए। कई बार कोशिश करने के बाद जब सारी उम्मीद खत्म होती नजर आती है, तभी बस अचानक स्टार्ट हो जाती है। दोनों के चेहरे पर राहत और उम्मीद लौट आती है। स्यांग तुरंत एक्सेलरेटर दबाता है और बस आगे बढ़ती है। अचानक झटके से सियोना गिर जाती है, लेकिन बिना चोट लगे उठ खड़ी होती है और स्यांग को आश्वस्त करती है कि वो ठीक है। स्यांग कंफर्म करता है कि वो सेफ है और फिर ड्राइविंग पर ध्यान देता है। बर्फ से ढकी सड़कों पर बस दौड़ती जाती है और आखिरकार वो एक सेफ लोकेशन तक पहुंच जाते हैं, जहां एंट्रेंस को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन अब भी बस ज़ॉम्बीज से घिरी है, जिससे दोनों परेशान हैं कि आगे क्या किया जाए। सियोना कहती है कि उन्हें ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाना होगा। स्यांग मानता है, लेकिन कहता है कि यह तभी पॉसिबल है अगर कोई बाहर डिस्ट्रैक्शन पैदा करे। इतने में एक इमारत से कुछ भारी चीज गिरती है और धमाके से नीचे अलगती है। पूरा ज़ॉम्बी हॉर्ड उसी तरफ भाग जाता है। सियोना राहत की सांस लेती है कि मौत के मुंह से बच निकले। दोनों शुक्रगुजार होते हैं कि किसी ने उन्हें बचा लिया। वो बाहर देखते हैं तो थोड़े ज़ॉम्बीज अब भी बाकी हैं। सियोना को यकीन है कि धीरे धीरे सब चले जाएंगे। अब दोनों के दिमाग में सवाल उठता है कि उन्हें बचाने वाला कौन था। स्यांग पूछता है कि क्या उसने देखा चीज कहां से गिरी। सियोना कहती है हाँ, और दूसरी इमारत की 2nd या 3rd फ्लोर की तरफ इशारा करती है। तभी अचानक वो देखती है कि कोई उन्हें विंडो से हाथ हिलाकर इशारा कर रहा है। स्यांग आंखें सिकोड़कर देखता है और लंबे बालों के कारण मान लेता है कि वो एक औरत है। सियोना नोटिस करती है कि उसके हाथ में बिनोक्यूलर्स हैं। सियोना अपने फोन पर थैंक यू मैसेज लिखती है और बस की खिड़की पर चिपका देती है ताकि वो देख सके। जवाब में वो औरत थम्स अप करती है। स्यांग और सियोना दोनों मुस्कुराते हैं कि इस दुनिया में अब भी इंसानियत बाकी है। स्यांग डिस्गस्ट से कहता है कि अगर सारे बचे हुए इंसान लूटर्स बन जाएं तो ये बहुत गंदा होगा। वो कहता है कि काश वो अपने सेवियर को नूडल्स का कप दे पाते, लेकिन सियोना याद दिलाती है कि उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। दोनों कंपनी बिल्डिंग के अपने अनुभवों पर जोक्स करने लगते हैं। बाहर कुछ ज़ॉम्बीज अब भी घूम रहे हैं, लेकिन स्यांग और सियोना बस के अंदर फंसे रहते हैं। ठंडी रात उन्हें सताने लगती है, जिससे मजबूर होकर वो कंबलों में लिपट जाते हैं और एक दूसरे के पास रहते हैं। कुछ देर बाद
शांग पूछता है कि क्या उसे कहीं दर्द हो रहा है। सियोना हैरान हो जाती है ये देखकर कि शांग अब तक जाग रहा है। शांग फिर कहता है कि सियोना का चेहरा बिल्कुल पीला लग रहा है। वो छींक देता है, लेकिन तुरंत समझ जाता है कि ये अच्छा नहीं हुआ। वो खड़ा होकर देखता है कि कहीं ज़ॉम्बीज़ ने आवाज सुनी तो नहीं। किस्मत से वहां कोई ज़ॉम्बी नहीं होती। शांग फिर सियोना से पूछता है कि क्या वो ठंड की वजह से उठी है। सियोना घबराकर हाँ कहती है, लेकिन दावा करती है कि वो ठीक है। शांग सियोना का हाथ पकड़ता है और कहता है कि वो भी वैसा ही महसूस कर रहा है। वो उसे बताता है कि अगर उन्होंने अपने शरीर को गर्म नहीं किया तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। सियोना फिर पूछती है कि क्या बिना आग जलाए शरीर को गर्म करने का कोई तरीका है। शांग कुछ देर सोचता है और लाल चेहरा लिए कहता है कि उन्हें बस के अंदर ही आग जलानी चाहिए। सियोना यह सुनकर हैरान रह जाती है और कहती है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो दम घुटने से मर जाएंगे। शांग फिर बताता है कि वो धुएं को बाहर निकालने के लिए बस में एक छेद करेंगे, लेकिन उसे चिंता होती है कि अगर कांच तोड़ा तो आवाज से ज़ॉम्बीज़ अंदर घुस सकते हैं। दोनों मिलकर सोचते हैं और सायोना अपनी भाला छत में घुसाकर एक छेद बना देती है। शांग ये देखकर प्रभावित होता है और कहता है कि उन्हें 3 और छेद बनाने चाहिए। सियोना खुशी से ऐसा करती है और कुछ ही देर में वो बस की छत में 4 छेद बना लेते हैं। वो आग जलाते हैं और धुआं उन छेदों से बाहर निकलने लगता है। शांग खुश होता है कि वो कागज लेकर आए थे। सियोना भी मानती है कि अगर वो कागज नहीं लाते तो आग जलाना मुश्किल होता। तभी सियोना शांग का ध्यान कम्युनिटी ग्रुप में आए एक पोस्ट की तरफ दिलाती है। वो पोस्ट एक दिन पुरानी होती है और उसे उसी इंसान ने भेजा होता है जिसने पहले उनकी मदद की थी। वो इंसान कहता है कि वो बस में उनके साथ जुड़ना चाहता है और उनसे पॉजिटिव या नेगेटिव रिप्लाई भेजने को कहता है। शांग समझ जाता है कि ये मैसेज उनके लिए है, लेकिन पक्का करने के लिए वो चेक करने का फैसला करता है। शांग उस व्यक्ति से पूछता है कि वो कौन सी बिल्डिंग में है। जवाब में वो इंसान अपनी बिल्डिंग का हर डिटेल बताता है। फिर भी शांग को यकीन नहीं होता। वो पूछता है कि कन्वीनियंस स्टोर के सामने खड़ी कार कौन से ब्रांड की है। जवाब में वो इंसान सही ब्रांड बताता है और जब दोनों को यकीन हो जाता है कि वही उनका सेवियर है तो सियोना और शांग उसे धन्यवाद देते हैं। उनका सेवियर तुरंत पूछता है कि क्या वो उनके साथ आ सकता है। वो जोड़ता है कि वो जहां भी जा रहे हैं उनके साथ जाने को तैयार है। कुछ देर बाद कम्युनिटी ग्रुप में एक और मेंबर पोस्ट करता है कि उसने अपनी खिड़की खोली तो देखा कि एक ज़ॉम्बी रेंगता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। उसने अपने कमरे की सारी चीजें फेंक कर किसी तरह उस ज़ॉम्बी को गिरा दिया। वो ज़ॉम्बी सिर के बल गिरकर मर गया। बाद में उसने देखा कि वो ज़ॉम्बी दरअसल उसी के पास वाले बिल्डिंग का इंडोर रॉक क्लाइंबिंग जिम का डायरेक्टर था। इससे वो ये सोचने लगता है कि शायद ज़ॉम्बीज अपने पहले वाले कुछ स्किल्स इस्तेमाल करने में सक्षम हैं। सुबह होते ही शांग और सियोना बस से बाहर निकलने की तैयारी करते हैं। सियोना फिर उस पोस्ट का जिक्र करती है जिसमें लिखा था कि ज़ॉम्बीज म्यूटेंट्स में बदलने लगे हैं। शांग कहता है कि उसे ये सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि वो पहले ही ऐसी संभावना सोच चुका था। सियोना पूछती है कि उसने कैसे अंदाजा लगाया। शांग उसे याद दिलाता है कि 5वीं मंजिल की खिड़की जहां चॉय मरा था वो एक्सप्लोजन से टूटी थी और उसका मानना है कि ज़ॉम्बीज वहां ऊपर चढ़कर पहुंचे थे। दोनों अपने सेवियर से मिलने की जगह की तरफ बढ़ते हैं और ठीक 9 बजे एक औरत वहां पहुंचती है। दोनों उसे देखकर खुश हो जाते हैं और वो भी उन्हें देखकर हाथ हिलाती है। शांग बात कर ही रहा होता है कि अब वो 3 लोगों की टीम बन गए हैं। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी कहीं से आता है और उस औरत पर झपटकर उसे जमीन पर पटक देता है और काटना शुरू कर देता है। शांग और सियोना डर से जड़ हो जाते हैं। जब वो ज़ॉम्बी को उस औरत को फाड़ते हुए देखते हैं, शांग अपने मुंह पर हाथ रखता है और देखता है कि खून की गंध से और ज़ॉम्बीज वहां पहुंचने लगे हैं। शांग तुरंत सियोना से कहता है कि उन्हें वहां से निकलना होगा क्योंकि अगर रुके तो मर जाएंगे। वो आगे बढ़ने लगता है लेकिन देखता है कि सियोना वहीं खड़ी है। वो सदमे में जमी हुई होती है। शांग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि वो समझ सकता है कि वो कैसा महसूस कर रही है, लेकिन उन्हें जाना होगा। वो कहता है कि उनका जिंदा रहने का एक ही रास्ता है और वो है आगे बढ़ना। सियोना खुद को संभालती है और उसके साथ चल पड़ती है। दोनों सबवे स्टेशन के दरवाजे तक पहुंचते हैं। शांग कुछ पल सोचता है। उसे पता है कि ऊपर का इलाका बहुत खतरनाक है, लेकिन नीचे उतरने में भी रिस्क है क्योंकि वहां लौटने वाले लोग अब ज़ॉम्बीज बन चुके होंगे। वो सोच ही रहे होते हैं कि ठंडी हवा फिर चलने लगती है, जैसे उन्हें रोक रही हो। दोनों समझ जाते हैं कि अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं है और तुरंत सबवे में उतर जाते हैं। सियोना हैरान होती है कि वहां कोई ज़ॉम्बी नहीं है। वो इधर उधर देखती है और सिर्फ लाशें पाती है। सियोना समझती है कि शायद ये लाशें भगदड़ में कुचली गई थीं। शांग को लगता है कि ज़ॉम्बीज सबवे के किसी हिस्से में इकट्ठे होंगे क्योंकि यहाँ लाशें बहुत कम हैं। अचानक सियोना उसके कंधे पर थपथपाती है और कुछ दिखाती है। शांग पीछे मुड़कर देखता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। उसे एहसास होता है कि वो एक कन्वीनियंस स्टोर के सामने खड़े हैं। दोनों अंदर जाते हैं, लेकिन उम्मीद टूट जाती है जब पता चलता है कि दुकान खाली है। यही वजह थी कि वहां ज़ॉम्बीज नहीं थे। सियोना नोटिस करती है कि सोडा कैंस टूटे हुए हैं और कहती है कि उन्हें स्टोरेज चेक करना चाहिए। तभी शांग को कुछ बियर कैंस मिलती हैं जो किसी ने वहां छोड़ दी थी। वो सियोना की तरफ देखकर पूछता है कि क्या उन्हें सिर्फ 2 कैंस लेनी चाहिए। इसके बाद वो क्लोथिंग स्टोर में जाते हैं
लेकिन वो भी खाली होता है। सियोना को उम्मीद थी क्योंकि गर्मी का मौसम था, पर वो हैरान होती है कि वहां एक भी कपड़ा नहीं बचा। तभी श्यांग बताता है कि बगल वाला सेल फोन शॉप बिल्कुल नहीं लूटा गया। वो सयोना से कहता है कि उन्हें अब भी थोड़ी दूरी तय करनी है, करीब 20 किलोमीटर। सयोना फिर बताती है कि उसने पहले दीवार पर कुछ अजीब देखा था और उसकी फोटो ली थी। वो श्यांग को फोटो दिखाती है जिसमें दीवार पर किसी सर्वाइवर का लिखा हुआ नोट था जो कह रहा था कि वो खो गया है, उसे नहीं पता कि क्या करना है या कहां जाना है। नोट में सर्वाइवर लिखता है कि हालात उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा बेकाबू हो गए हैं। ये पढ़कर श्यांग दंग रह जाता है। उसे लगता है कि जिसने ये लिखा है वो शायद पहले से जानता था कि ज़ोंबी आउटब्रेक होने वाला है। श्यांग को वो नोट बेहद डरावना लगता है। तभी सियोना का फोन बंद हो जाता है। श्यांग कहता है कि अब उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ही वो सबवे में और अंदर जाते हैं, सियोना कहती है कि सब कुछ बहुत साफ सुथरा है, जो उसे काफी अजीब लग रहा है। वो मानती है कि उसे उम्मीद थी कि वहां चमगादड़ या कुछ जानवर तो दिखेंगे, लेकिन वहां कोई ज़ॉम्बी की लाश भी नहीं है। इसलिए वो सोचती है कि शायद वो किसी एक जगह इकट्ठे हैं। तभी उन्हें एक सबवे ट्रेन दिखती है और शेंग सियोना को इशारा करता है कि वो चुप रहे ताकि सतर्क रह सके। दोनों ट्रेन के डिब्बे की जांच शुरू करते हैं और हैरान हो जाते हैं कि सब कुछ कितना साफ है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक छोटा बॉक्स मिलता है जिसमें एक छोटी सी चाकू होती है। साथ ही श्यांग को एक ब्लूटूथ स्पीकर भी मिलता है। सयोना कहती है कि वो इसे बाद में ज़ॉम्बीज को भटकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो और खोजते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता। सयोना कहती है कि अगर वो पहले आए होते तो शायद उन्हें ज्यादा सामान मिल जाता। पूरी ट्रेन चेक करने के बाद वो बाहर निकलते हैं। तभी उनके सामने एक काली परछाई नजर आती है। वो एक ज़ॉम्बी होता है, लेकिन जब वो अपनी फ्लैशलाइट उस पर डालते हैं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। वो ज़ॉम्बी बहुत बड़ा होता है। देखकर दोनों डर जाते हैं। सियोना कहती है कि वो जानती है ये कौन है। वो ज़ॉम्बी केबीओ का एक प्रो बेसबॉल प्लेयर था जो रिटायर होने के बाद यहां रहता था। श्यांग समझता है कि इसलिए वो ज़ॉम्बी इतना ताकतवर दिख रहा है। सियोना कहती है कि उन्हें उससे जितना हो सके दूर रहना चाहिए। दोनों धीरे धीरे उसके पास से निकलने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं ज़ॉम्बी उनकी गंध पकड़ लेता है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के उन पर दौड़ पड़ता है। श्यांग खुद को संभालता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी बहुत तेज होता है। श्यांग अपनी भाला सही जगह पर टिकाता है और ज़ॉम्बी उसी पर जा टकराता है। श्यांग उसे रोकने की कोशिश करता है और चिल्लाता है कि सियोना अपनी पोजीशन ले। सियोना दौड़कर ज़ॉम्बी के सिर पर गोल्फ क्लब से वार करती है, लेकिन वो काफी नहीं होता। क्लब टूट जाता है और ज़ॉम्बी का सिर जस का तस रहता है। अब वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सायोना की तरफ झपटता है। ऐसा लगता है जैसे उसके सीने में फंसी रॉड का कोई असर नहीं। श्यांग को उसकी ताकत का फर्क महसूस होता है। सायोना किसी तरह बचती है और दूसरी तरफ घूमकर वो चाकू जो उसने पहले पाया था ज़ॉम्बी के सिर में घुसा देती है। इस बार वो गिर जाता है और मर जाता है। दोनों उसकी ताकत देखकर हैरान रह जाते हैं। श्यांग सोच में पड़ जाता है कि इतना बार झेलने के बाद भी वो चल कैसे रहा था। श्यांग सियोना से माफी मांगता है कि उसे ज़ॉम्बी को और देर तक रोकना चाहिए था। सियोना कहती है कि सब ठीक है क्योंकि वो कुछ और नहीं कर सकता था। वो ज़ॉम्बी के सिर से चाकू निकालती है और पूछती है कि अब इसका क्या करें। फिर सुझाव देती है कि इसे भाले के दूसरे सिरे पर बांध दें ताकि हथियार और जानलेवा बने। श्यांग को उसका आइडिया पसंद आता है और वो मानता है कि ये बहुत अच्छा सुझाव है। लकड़ी का सिरा घिस चुका है और चाकू तेज है, तो दोनों को जोड़ना सही रहेगा। कुछ ही देर में वो इसे तैयार कर लेते हैं और अब भाला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक दिखता है। श्यांग कहता है कि अब उन्हें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि उन्हें थोड़ा आराम भी मिल गया है। सियोना मान जाती है और दोनों आगे चल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद सियोना झुंझलाहट में कहती है कि उन्होंने 5 ट्रेन पार कर ली, लेकिन कुछ काम की चीज नहीं मिली। श्यांग कहता है कि कोई और पहले ही सब ले गया होगा। सियोना बताती है कि अब वो सिनिंदोंग स्टेशन के पास हैं। तभी आगे से जोरदार धमाके की आवाज आती है जिससे दोनों डर जाते हैं। श्यांग को पता नहीं कि वो क्या है, लेकिन उसे लगता है कि उस दिशा में जाना ठीक नहीं होगा। दोनों भागकर उसी तरफ लौटते हैं जहां से आए थे। सांस फूलती है, लेकिन किसी तरह एक ट्रेन में वापस घुस जाते हैं। सियोना कुछ पूछने वाली होती है, लेकिन श्यांग उसे चुप रहने को कहता है। दोनों खिड़की से बाहर झांकते हैं। श्यांग महसूस करता है कि कुछ उनकी तरफ आ रहा है। अचानक ढेर सारे ज़ॉम्बीज उनकी दिशा में भागते हुए आते हैं। सियोना पूछती है कि क्या उन्हें लड़ना चाहिए, लेकिन श्यांग कहता है कि अभी रुको। दोनों दरवाजे के पास खड़े होकर देखते हैं। सौभाग्य से वो पूरी ज़ॉम्बी भीड़ बिना रुके उनके सामने से निकल जाती है। दोनों राहत की सांस लेते हैं, लेकिन श्यांग को लगता है कि अभी भी खतरा खत्म नहीं हुआ। श्यांग कहता है कि ये बस शुरुआत है। सियोना उलझन में पूछती है कि अब क्या करें। वो नहीं जानती कि इतने सारे ज़ॉम्बीज की दिशा में जाना सही है या नहीं। दूसरा रास्ता उस दिशा में है जहां धमाका हुआ था, लेकिन वहां वो कभी नहीं गए, इसलिए नहीं जानते आगे क्या मिलेगा। सियोना कहती है कि शायद उन्हें छिप जाना चाहिए। श्यांग मना करता है और कहता है कि ये बहुत रिस्की है। वो उसे याद दिलाता है कि पिछली बार ज़ॉम्बीज इसलिए उन्हें सूंघ नहीं पाए क्योंकि वो किसी चीज की तरफ भाग रहे थे, लेकिन अगर धीरे धीरे चलने वाले ज़ॉम्बीज आए तो वो जरूर पकड़ लेंगे। सियोना समझ जाती है और कहती है कि वो जो भी कहेगी वही करेगी। श्यांग कहता है कि उन्हें उसी दिशा में लौटना चाहिए जहां से आए थे और जल्दी चलना होगा ताकि ज़ॉम्बीज उन्हें न देख सकें। दोनों धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ते हैं। डर के मारे उनके चेहरे पर पसीना बह रहा होता है। वो सेक्शन 3 तक पहुंचते हैं
श्यांग रेल की दीवार पर चढ़ जाता है। उसे भरोसा है कि अगर वो गलती ना करें तो ज़ॉम्बीज से बच सकते हैं। वो सियोना की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसके हाथ में पसीना होने की वजह से पकड़ फिसल जाती है और सियोना नीचे गिर जाती है। उसके गिरने की आवाज सुनकर पास के ज़ॉम्बीज उसकी तरफ दौड़ते हैं। श्यांग डर के मारे चिल्लाता है कि उठो और भागो। वो जोर लगाकर सियोना को ऊपर खींच लेता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसका पैर पकड़ लेता है और उसका बूट लगभग उतर जाता है। ऊपर पहुंचते ही श्यांग कहता है कि अब भागो। दोनों बिना समय गंवाए ऊपर की ओर भागते हैं। सीढ़ियों पर एक ज़ॉम्बी आता है, लेकिन श्यांग उसे चकमा देता है और सियोना भाले से उसे मार देती है। वो आगे बढ़ते हैं और एक और ज़ॉम्बी से टकराते हैं, लेकिन रुकते नहीं। श्यांग भाला सीधे ज़ॉम्बी के सिर में घुसा देता है। एक और ज़ॉम्बी आता है, लेकिन अब उनके अंदर डर की जगह सर्वाइवल इंस्टिंक्ट काम कर रही होती है। वो अगले ज़ॉम्बी को भी गिराकर बिना हिचक उसके सिर में वार करते हैं। जब देखते हैं कि आसपास कोई ज़ॉम्बी नहीं है तो दोनों जमीन पर गिरकर भारी सांसें लेते हैं। श्यांग कहता है कि वो बहुत मुश्किल से बचे हैं। सियोना भी सहमत होती है। श्यांग पूछता है कि बाहर का हाल कैसा है। सियोना कहती है कि वहां कोई ज़ॉम्बी नहीं दिख रहा। श्यांग खुश होता है कि वो जिंदा है और तभी उसे सियोना के पैर का ध्यान आता है। सियोना जूता उतारकर देखती है और पाती है कि उसके टखने पर एक पंजे का निशान है। वो डर जाती है कि कहीं वो ज़ॉम्बी में न बदल जाए, लेकिन श्यांग उसे शांत करता है और कहता है कि ये सिर्फ खरोंच है, काटा नहीं गया है। सियोना डर में पूछती है कि क्या वो सच में ठीक रहेगी। श्यांग कहता है कि उसे भी पहले एक बार खरोंच लगी थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो बार बार कहता है कि वो ठीक रहेगी। ये सुनकर सियोना राहत की आंसू बहा देती है। वो कहती है कि उसे लगा था कि सब खत्म हो गया। श्यांग उसका घाव डिसइंफेक्ट करता है और वो बेहतर महसूस करती है। श्यांग खुश होता है कि उन्हें फर्स्ट एड किट मिली, भले ही अधूरी थी। वो सियोना से कहता है कि अब वो थोड़ा आराम करे। कमरे में तलाश करते हुए श्यांग को एक चाबी मिलती है। वो आगे खोज करता है और एक लॉगबुक पाता है। उसमें उसे लॉकर का पासवर्ड लिखा मिलता है। श्यांग लॉकर खोलता है। सियोना हैरान होती है कि उसे पहले से सब पता था। वो पूछती है कि उसने कैसे जाना। श्यांग बताता है कि वो पहले सबवे में काम करता था। वो समझाता है कि वहां सेफ के कोड हमेशा लॉगबुक में लिखे जाते थे। श्यांग सेफ खोलता है और सियोना सोचती है कि क्या उसमें कुछ दिलचस्प है। श्यांग कहता है कि उसमें ज्यादातर स्टेशन की चाबियां हैं, लेकिन उसे कुछ और चाहिए था। वो सेफ से एक लकड़ी का बॉक्स निकालता है जिसमें एक गैस गन रखी होती है। श्यांग बताता है कि हर सबवे स्टेशन में एक गैस गन होती है। सियोना हैरान होकर पूछती है कि सबवे में बंदूक क्यों। श्यांग कहता है कि बीते कि सुबह के समय स्टाफ लोग कैश इकट्ठा करते थे और चोरी की स्थिति में सुरक्षा के लिए गन रखी जाती थी। श्यांग बॉक्स सियोना को पकड़ाता है और कहता है कि वो इसे संभाले, लेकिन सियोना मना करती है। कहती है कि उसने कभी बंदूक नहीं छुई और उसे चलाना नहीं आता। श्यांग समझता है कि वो सही कह रही है। फिर वो अपने बैग से वो चाबी निकालता है जो उसे ऑफिस में मिली थी। सियोना पूछती है कि वो किसकी है। श्यांग मुस्कुराकर कहता है कि वो स्टेशन स्टाफ रूम की चाबी है। सियोना ये सुनकर एक्साइटेड हो जाती है और श्यांग से कहती है कि जल्दी से दरवाजा खोलो। श्यांग की होल में की डालता है और किस्मत से दरवाजा खुल जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं और कमरे में अंदर जाते हैं। कुछ कदम चलने के बाद वो शॉक्ड रह जाते हैं जब एक आदमी को कोने में बैठे देखते हैं जो कंबल में लिपटा हुआ है और उसका चेहरा बिल्कुल पीला लग रहा है। थोड़ा संभलने के बाद वो चेक करते हैं कि आदमी जिंदा है या नहीं। सियोना चेक करके बताती है कि वो बेचारा मर चुका है। वो बताती है कि शायद वो इन्फेक्शन से नहीं बल्कि भूख से मरा है। सियोना और श्यांग उस मरे हुए आदमी के कपड़े ले लेते हैं क्योंकि उन्हें कपड़ों की जरूरत है। रात में दोनों एक ही बेड शेयर करते हैं। सियोना कहती है कि अगर वो आगे बढ़े भी तो कंबल अपने साथ ले जाए। श्यांग को चिंता होती है कि वो कंबल उठा नहीं पाएंगे, लेकिन सियोना कहती है कि उनका बैग लगभग खाली है क्योंकि खाना और सामान बहुत कम बचा है, इसलिए जगह बन जाएगी। श्यांग उसकी बात मान लेता है और कहता है कि अब सो जाओ क्योंकि पूरा दिन भागदौड़ में निकल गया है। रात के बीच में श्यांग उठता है और खाना चेक करता है। उसे पता चलता है कि बस 2 दिन का खाना बचा है। वो जानता है कि वेयरहाउस तक पहुंचना जरूरी है वरना मुसीबत हो जाएगी, लेकिन उसे भरोसा है कि जब तक कुछ गलत नहीं हुआ वो पहुंच जाएंगे। श्यांग स्टेटस स्क्रीन खोलकर देखता है कि कपड़े कितने अवेलेबल हैं। वहां विंटर क्लोथ्स 3 कॉइन्स में बिक रहे हैं। वो जानता है कि बाहर ठंड बढ़ रही है, लेकिन अंडरग्राउंड में होने की वजह से अभी महसूस नहीं हो रही। फिर भी उसे चिंता है कि सरफेस पर लौटने के बाद ठंड झेलनी पड़ेगी। वो सोचता है कि अंडरग्राउंड हालात बिगड़ते जा रहे हैं, मतलब उन्हें ज्यादा समय ऊपर रहना पड़ेगा। उसके पास कॉइन्स काफी हैं, इसलिए वो सोचता है कि खुद और सियोना दोनों के लिए विंटर क्लोथ्स खरीद ले, लेकिन फिर सोचकर रुक जाता है कि अभी जरूरत नहीं है। तभी उसे शॉप में कुछ नए आइटम्स दिखते हैं जो पहले नहीं थे। वो एक अननोन आइटम खरीदता है। उसे भरोसा है कि अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया तो काम आएगा। सुबह श्यांग सियोना को जगाता है। वो उठने में आलस करती है क्योंकि नींद बहुत अच्छी चल रही थी। बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि बसें रास्ता रोकने के लिए पलटी हुई हैं। सियोना ऊपर चढ़कर देखती है और डर जाती है क्योंकि बसों के पीछे सैकड़ों ज़ॉम्बीज खड़े हैं। वो नीचे उतरकर श्यांग को बताती है कि बहुत बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज हैं। श्यांग तुरंत कहता है चलो दूसरी तरफ कोशिश करते हैं। सियोना याद दिलाती है कि सबवे ही सबसे छोटा रास्ता है जो उन्हें मंजिल तक ले जाएगा। वो पूछती है कि अब क्या करें। श्यांग कहता है
कि अब ऊपर की सरफेस पर जाना ही एकमात्र तरीका है, लेकिन बाहर हवा बहुत तेज चल रही है और सियोना डरती है कि ज़ॉम्बीज उनकी गंध पकड़ लेंगे। सांग कहता है कि चूंकि वो अपनी सेंट खत्म नहीं कर सकते, उन्हें वापस जाकर देखना चाहिए कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं। अंधेरे में लौटते समय स्यांग की नजर शॉप में एक आइटम पर जाती है। उसका नाम एक्सप्लोरर होता है, जो हिडन आइटम्स को ढूंढ सकता है। अगर आइटम मौजूद नहीं तो एक्सप्लोरर बच जाता है, लेकिन अगर आइटम मौजूद है तो वो इस्तेमाल होकर खत्म हो जाता है। कीमत सिर्फ 1 कॉइन होती है। स्यांग एक्सप्लोरर खरीदता है। वो एक सर्च आइकॉन बनकर दिखता है। स्यांग उससे वैक्सीन खोजने को कहता है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता। फिर वो ज़ॉम्बी वैक्सीन टाइप करता है, फिर भी कुछ नहीं मिलता। फिर वो ज़ॉम्बी एंटीबॉडीज डालता है, लेकिन नतीजा वही। उसे थोड़ी निराशा होती है, लेकिन उसने वैसे भी बस कोशिश करनी चाहिए थी। फिर स्यांग डिओडोराइजर सर्च करता है और इस बार एक्सप्लोरर उसे ढूंढ लेता है। उसकी कीमत 1 कॉइन होती है और उसका असर 90 मिनट तक रहता है। स्यांग खुश होता है कि कम से कम कुछ तो मिला, हालांकि उसे कीमत ज्यादा लगती है। वो जानता है कि यहां से वेयरहाउस तक 4 घंटे का सफर है, मतलब उन्हें कम से कम 3 डिओडोराइजर चाहिए होंगे। उसके पास सिर्फ 7 कॉइन्स बचे हैं, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। वो तीनों डिओडोराइजर खरीद लेता है। सांग सियोना को एक बॉटल देता है। सियोना हैरान होकर पूछती है कि उसने ये कहां से पाए। स्यांग झूठ बोलता है कि उसे ये प्लेटफॉर्म के ऊपर छिपे हुए मिले। सियोना खुश होती है, लेकिन फिर भी डरती है कि कहीं ये काम ना करें। सांग कहता है कि कोशिश तो करनी ही होगी, नहीं चला तो वापस सबवे लौट जाएंगे। दोनों अपने शरीर और बैग्स पर डिओडोराइजर लगाते हैं, फिर तैयार होकर सबवे से बाहर निकलते हैं। सांग कहता है कि सावधानी से चलना, ताकि अगर ज़ॉम्बीज दिखें तो तैयार रह सकें। तभी हवा फिर से तेज चलने लगती है। सियोना पास खड़े एक ज़ॉम्बी को देखती है। वो पास जाते हैं और हैरान होते हैं कि ज़ॉम्बी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। वो सोचते हैं कि शायद डिओडोराइजर काम कर गया, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी आसमान की तरफ चीखता है। स्यांग और सियोना डर जाते हैं, लेकिन किस्मत से वो ज़ॉम्बी मुड़कर चला जाता है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि डिओडोराइजर सच में काम कर रहा है। स्यांग कहता है कि अब बिना डरे आगे बढ़ते हैं। वो एक गन स्टोर के पास से गुजरते हैं, जो अभी भी सही हालत में है। स्यांग सोचता है कि या तो लुटेरे इसे खाली कर चुके हैं या मालिक अंदर है। सियोना कहती है कि अगर कोई अंदर है तो उसके पास हथियार होंगे, इसीलिए आगे बढ़ना बेहतर है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो सुयू स्टेशन पहुंचते हैं। स्यांग को अब तक का सफर खास नहीं लगता, क्योंकि उसे लगा था कि वो उदोंग पहुंच चुके होंगे। वो कहता है कि अब उन्हें रात गुजारने की जगह ढूंढनी चाहिए। स्यांग दायां हिस्सा चेक करेगा, लेकिन पास में कुछ ज़ॉम्बीज भी होते हैं, जिससे वो इलाका अनसेफ लगता है। दोनों फिर मिलते हैं। सियोना को भी कोई जगह नहीं मिली होती। स्यांग कहता है कि उन्हें ऐसी जगह चाहिए जहां ज़ॉम्बीज न हो और नई एंट्री बंद हो। दोनों एक इमारत में दाखिल होते हैं और कुछ मिनट बाद सियोना कहती है कि यहां साफ सुथरा है, कोई ज़ॉम्बी नहीं है। वो एक दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता। वो कहती है कि तोड़ देते हैं। स्यांग मना करता है कि आवाज से ज़ॉम्बीज आकर्षित होंगे। सियोना मान जाती है, लेकिन उदास दिखती है। तभी स्यांग कहता है कि शायद कोई और तरीका है। वो इधर उधर देखता है और स्पेयर कीज ढूंढ लेता है। सियोना हैरान होकर पूछती है कि उसे कैसे मिला। स्यांग बताता है कि कैफे देर तक खुला रहता है, इसलिए स्टाफ अक्सर की पास में ही रख देते हैं। दोनों कैफे में घुसते हैं और खुश होते हैं। उन्हें वहां फ्लावर और एग्स मिलते हैं जो अनटच्ड हैं। सियोना पूछती है कि इनका क्या करें। स्यांग कहता है कि फिलहाल छोड़ दो, बाद में ले लेंगे। सियोना कहती है कि इसे यहीं छिपा देते हैं। स्यांग मुस्कुराता है और कहता है बढ़िया आइडिया है। उन्हें एक पावर बैंक और रिस्ट वॉच भी मिलते हैं। स्यांग कहता है कि अगर उनकी गति ऐसी ही रही तो वो अगले दिन वेयरहाउस पहुंच जाएंगे। वो बताता है कि उनके पास अब बस 4 चॉकलेट बार्स बचे हैं। सियोना चिंतित होकर कहती है कि शायद वेयरहाउस में पहले से लोग हों। फिर वो एक नया आइडिया देती है कि अगर मुसीबत आए तो कोड वर्ड सेट कर लेते हैं। स्यांग तुरंत मान जाता है। सियोना कहती है कि अगर सामने वाले के पास गन जैसी रेंज्ड वेपन हो तो कैजुअल तरीके से बात करें। स्यांग जोड़ता है कि अगर मीली वेपन्स हो तो पोलाइट तरीके से बोलें, और अगर हालात संभाले जा सकते हो तो उसे ओए कहे। अगर अनक्लियर हो तो असिस्टेंट मैनेजर, और अगर भागना हो तो सीनियर बोले। इन कोड वर्ड्स से सियोना को भरोसा होता है कि वो बिना शक जगाए बात कर पाएंगे। दोनों अपने स्मार्ट प्लान पर खुश होते हैं, लेकिन तभी बिजली कड़कती है और बिजली गिरती है। दोनों हैरान होते हैं, क्योंकि बर्फबारी के मौसम में बिजली गिरना दुर्लभ होता है। स्यांग समझ जाता है कि अब बर्फ और बढ़ेगी। सियोना कहती है कि कल का सफर और मुश्किल होगा। वो कहती है कि अब सो जाओ। जब सियोना सो जाती है तो स्यांग को बाहर से अजीब आवाज सुनाई देती है। वो उठकर देखता है और शॉक हो जाता है। एक आदमी मोटरसाइकिल पर बैठा होता है। स्यांग को आखिर समझ आता है कि मोटरसाइकिल्स बर्फीले रास्तों पर चल सकती हैं, लेकिन उसे हैरानी होती है कि वो आदमी इतनी रात को क्यों निकला। ऊपर से वो मोटरसाइकिल उसी डायरेक्शन में जा रही है जहां वो दोनों जा रहे हैं। स्यांग ज्यादा सोचता नहीं। उसे लगता है शायद वो आदमी किसी और जगह जा रहा होगा। तभी स्यांग देखता है कि मोटरसाइकिल के पीछे ज़ॉम्बीज का एक झुंड भाग रहा है। सियोना जाग जाती है और देखती है कि ज़ॉम्बीज भेड़ों की तरह एक दिशा में बढ़ रहे हैं। सियोना डर जाती है, क्योंकि वो सैकड़ों की संख्या में है। स्यांग फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर पकड़ लेता है। उसे एहसास होता है कि चाहे वो झुंड का एक छोटा हिस्सा भी क्यों ना हो, उनका सफर अब और मुश्किल हो गया है। स्यांग के दिमाग में 2 पॉसिबिलिटीज आती हैं। पहली ये
कि वो राइडर गलती से ज़ॉम्बीज के बीच पहुंच गया और अब भाग रहा है, या फिर वो जानबूझकर ज़ॉम्बीज को कहीं ले जा रहा है। सांग को डर है कि कहीं वो दोनों उस राइडर की प्लान में फंस ना जाएं। उनके पास इतना खाना नहीं कि समझौता कर सकें, और उनकी मंजिल अब सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, इसलिए वो पीछे भी नहीं लौट सकते। सांग सुझाव देता है कि कम्युनिटी ग्रुप चेक करें, शायद कोई यूजफुल इन्फो मिले। ग्रुप में शुरुआती पोस्ट्स में लोग उस थंडर स्ट्राइक की बात कर रहे होते हैं जो अभी कुछ देर पहले हुई थी। फिर वो नीचे स्क्रॉल करते हैं तो एक पोस्ट दिखता है जिसमें एक शेल्टर का जिक्र होता है। अपेरेंटली कुछ लोग उस शेल्टर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ लोग ये मानने को तैयार नहीं क्योंकि अब कोई गवर्नमेंट नहीं है जो चीजों को रेगुलेट करे। एक और यूजर लिखता है कि उसे शेल्टर मिला, लेकिन वो उसे शेल्टर नहीं बल्कि एक कल्ट कहता है। वो बताता है कि वो मुश्किल से वहां से भाग पाया और सभी को चेतावनी देता है कि वहां मत जाना, बहुत खतरनाक जगह है। कुछ लोग इस पर आर्ग्यू करते हैं कि लोग इतने जल्दी नहीं बदल सकते क्योंकि ज़ॉम्बी आउटब्रेक को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। इन सब बहसों को पढ़ने के बाद सियोना शांग से उसकी राय पूछती है। शांग कहता है कि उसे भी वो शेल्टर सस्पिशियस लगता है। आउटब्रेक को अभी 3 हफ्ते हुए हैं और इतने कम समय में इतना बड़ा शेल्टर और कांस्टेंट सप्लाईज मिलना अजीब है। शांग को याद आता है कि यून वेस्ट कोस्ट की तरफ गया था। वो सोचता है कि अगर वो यून तक पहुंच जाए तो उनसे कुछ जानकारी ले सकते हैं। शांग कहता है कि फिलहाल शेल्टर को भूल जाओ। सियोना उसकी बात मान जाती है। शांग डिसअपॉइंटेड होता है कि उस राइडर को लेकर कोई अपडेट नहीं है। फिर वो कहता है कि अब अपने ओरिजिनल प्लान पर ही चलते हैं। दोनों वेयरहाउस की तरफ बढ़ते रहते हैं कि अगर रास्ते में किसी हॉर्ड से सामना हुआ तो तुरंत पीछे हटना होगा। थोड़ी देर बाद वो अपना आखिरी डिओडराइजर इस्तेमाल करते हैं। शांग सियोना को बताता है कि अब उन्हें फास्ट मूव करना होगा। थोड़ी देर में फॉग गाड़ी हो जाती है, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। शांग अपनी रिस्ट वॉच देखता है और समझता है कि डिओडराइजर का असर खत्म हो गया। वो सायोना से कहता है कि अगर ज़ॉम्बीज से टकराव हुआ तो अब उन्हें लड़ना ही पड़ेगा। उसी वक्त सायोना की नजर वेयरहाउस पर पड़ती है। वो तुरंत शांग को बुलाती है। शांग के चेहरे पर खुशी झलकने लगती है क्योंकि वेयरहाउस बहुत बड़ा दिखता है। उसे यकीन होता है कि अगर ये मिल गया तो अब उन्हें सप्लाईज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सियोना वेयरहाउस का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता। सियोना को शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो देखती है कि वेयरहाउस के ऊपर बार्ब्ड वायर लगी हुई है जो पहले वहां नहीं थी। वो शांग से पूछती है कि क्या वो हाल ही में यहां आया था। शांग कहता है कि नहीं, वो तो कुछ महीनों पहले आया था। शांग सुझाव देता है कि कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। सियोना को एक जगह पर फेंस थोड़ी कमजोर दिखती है जहां बार्ब्ड वायर भी ढीली है। वो कहती है कि वो वहां से चढ़ जाएगी, लेकिन शांग उसे रोकता है। कहता है कि बिना अंदर की हालत जाने वहां कूदना खतरे से खाली नहीं। ऊपर से उसे अजीब लगता है कि वही एक हिस्सा क्यों बिना सिक्योरिटी के छोड़ा गया है। सियोना याद दिलाती है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। डिओडोराइजर का असर खत्म हो चुका है, उन्हें शेल्टर चाहिए और खाना भी। शांग उसकी बात मान लेता है, लेकिन उसे सावधान रहने को कहता है। सियोना शांग के हाथों पर पैर रखती है और फेंस के ऊपर चढ़ जाती है। वो ऊपर खड़ी होकर शांग को बताती है कि वेयरहाउस अंदर से खाली लग रहा है। वो कहती है कि अब वो नीचे कूद रही है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि एक अजनबी आदमी पास में छिपा बैठा है। जैसे ही सियोना जमीन पर उतरती है, वो अजनबी पीछे से आता है और उसके सिर पर गन तान देता है। वो उसे हाथ ऊपर करने को कहता है। फिर सियोना के शरीर की तलाशी लेता है और राहत महसूस करता है कि उसके पास कोई हथियार नहीं है। वो पूछता है कि उसका साथी कहाँ है। सियोना ईमानदारी से बताती है कि उसका कंपेनियन बाहर है। वो पूछता है कितने लोग हैं। सियोना कहती है सिर्फ एक। वो उसे आदेश देता है कि शांग को बुलाकर फ्रंट गेट पर लाओ। सिर पर गन तनी होने की वजह से सियोना वैसा ही करती है और शांग को फ्रंट गेट पर आने को कहती है। शांग उसकी आवाज सुनते ही समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो महसूस करता है कि सियोना जानबूझकर कैजुअली बोल रही है, मतलब उसे कोई रेंज्ड वेपन से पकड़ रखा है। साथ ही वो उसे ओए कहती है, जिसका मतलब है कि हालात संभाले जा सकते हैं। शांग तुरंत अपने बैकपैक से गन निकालता है। वो कहता है कि वो सामने आ रहा है, जैसे कहा गया। शांग गेट के पीछे छिपा होता है। असेलेंट उसे हथियार नीचे रखने को कहता है। शांग अपनी स्पीयर को दिखाकर झूठ बोलता है कि उसके पास बस यही वेपन है। वो स्पीयर नीचे रखता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। शांग जानता है कि उसकी गैस गन की रेंज कम है, उसे पास आना होगा, लेकिन अगर वो ज्यादा आगे बढ़ा तो असेलेंट उसे देख लेगा। इसलिए वो ट्रिक खेलने का फैसला करता है। वो कहता है कि उसने वेपन नीचे रख दिया, अब उसकी कंपेनियन को छोड़ दो। असेलेंट सियोना को आगे बढ़ने को कहता है। शांग खुश होता है क्योंकि अब वो थोड़ा और पास आ गया है। जैसे ही असेलेंट रेंज में आता है, शांग अपनी जगह से निकलकर उसे निशाना बनाता है। सियोना पहले से रेडी होती है और नीचे झुक जाती है। शांग पहले गोली चलाता है। गैस सीधा असेलेंट के चेहरे पर लगती है, जिससे वो दर्द से चिल्ला उठता है। दर्द में वो भी गोली चलाता है, लेकिन वो शांग को थोड़ा मिस कर देती है। शांग तुरंत अपनी जगह से दौड़ जाता है और सियोना हरकत में आ जाती है। वो पीछे से असेलेंट को पकड़कर जमीन पर गिरा देती है। शांग डक्ट टेप निकालकर सियोना की तरफ फेंकता है ताकि वो उसे बांध सके। तभी शांग देखता है कि गोली की आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो सियोना को चिल्लाकर कहता है कि की दो। सियोना उस आदमी से की मांगती है, लेकिन वो मना करता है। कहता है कि उसके पास देने की कोई वजह नहीं। शांग फिर चिल्लाता है कि उसके पास टाइम नहीं है।
सियोना गुस्से में आकर उसे लात मारती है और जोर से कहती है कि की दो। फिर वो उसकी जेबें टटोलती है और आखिरकार की ढूंढ लेती है। वो भागकर गेट की तरफ जाती है और उसे खोलने की कोशिश करती है, जबकि शांग ज़ॉम्बीज से लड़ने में उलझा होता है। सियोना अलग अलग कीज ट्राई करती रहती है, लेकिन कोई भी काम नहीं करती। शांग तुरंत सर्वाइवल मोड में आ जाता है और ज़ॉम्बीज को ऐसे गिराता है जैसे वे कुछ भी नहीं हो। तभी एक ज़ॉम्बी पूरी स्पीड से शांग की तरफ दौड़ता है। शांग उसे डॉज करता है और ज़ॉम्बी गेट से टकरा जाता है। उसी समय सियोना सही समय पर दरवाजा खोलने में सफल हो जाती है और चिल्लाती है कि शांग कंपाउंड में घुस जाए। ज़ॉम्बीज के अंदर आने से पहले ही दोनों गेट बंद कर देते हैं। सियोना गेट को चेन्स और पैडलॉक से लॉक करती है और पूछती है कि क्या शांग को चोट लगी है। शांग बताता है कि वह ठीक है। सियोना खुश होती है और शांग बताता है कि गनफायर की आवाज ने ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट किया। जब यह सेटल हो जाता है तो दोनों तय करते हैं कि अब अंदर जाना चाहिए, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि अभी स्ट्रेंज डूड से निपटना बाकी है। वह गैस की वजह से दर्द में चिल्ला रहा है। शांग बताता है कि उसे अंदर बिल्डिंग में ले जाना चाहिए। दोनों उसे उठाते हैं और तभी पता चलता है कि वह जोंग है। बिल्डिंग के अंदर जोंग अपनी जलती हुई आंखें धो लेता है। शांग सियोना को समझाता है कि जोंग वही आदमी है जिसे उसने पहली बार फर्स्ट फ्लोर पर देखा था। सियोना गिल्टी महसूस करती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उनका मिलना ऐसा अजीब तरीके से होगा। जोंग भी मानता है कि सब कुछ अजीब हो गया और उसका चेहरा अभी भी दुख रहा है। शांग माफी मांगता है, बताता है कि गैस गन का असर कम से कम 1 दिन रहेगा। जोंग कहता है कि अगर पहले बताया होता तो लड़ाई की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने भी वायलेंस शुरू किया, इसलिए वह भी जिम्मेदार है। शांग जोंग का शुक्रिया अदा करता है कि उसने सब कुछ समझ लिया। जोंग तीनों के लिए गर्म चाय लेकर आता है। चाय पीते समय शांग पूछता है कि जोंग वेयरहाउस में कब पहुंचा। जोंग बताता है कि वह 3 दिन पहले आया था और असली कारण सोलर पैनल्स थे। शांग को यह सुनकर शॉक होता है। जोंग बताता है कि उसने पहले लोअर विंडोज पर पैनल्स लगाए, लेकिन एफिशिएंसी कम होने की वजह से उन्हें रूफ पर लगाना पड़ा। सियोना इंप्रेस्ड होती है क्योंकि जोंग पहले कंपनी बिल्डिंग छोड़ने को भी रिलक्टेंट था। जोंग कहता है कि वो सोलर पैनल्स को ग्लास ऑनिंग से कवर करना चाहता है ताकि स्नो उन पर न गिरे और उनके पास काम के लिए बहुत सप्लाईज हैं। शांग पूछता है कि वेयरहाउस में सप्लाईज पर्याप्त हैं या नहीं। जोंग बताता है कि कंस्ट्रक्शन सप्लाईज में पर्याप्त है, लेकिन फूड सप्लाई सेक्शन 2 में है और रूफ कोलैप्स की वजह से उन्होंने सिर्फ जो सैल्वेज कर सके वही लिया। हालांकि फूड स्पॉइल नहीं हुआ क्योंकि फ्रोजन था। जोंग कहता है कि मैन पावर बढ़ने पर और फूड रिट्रीव किया जा सकता है। सियोना इस बात से रिलीव्ड होती है। शांग बड़ा सवाल पूछता है कि क्या उन्हें वेयरहाउस में रहने की परमिशन है। जोंग मान जाता है और कहता है कि उन्हें स्टे करना चाहिए। जोंग ने भी यही सोच रखा था क्योंकि वह अकेले वेयरहाउस डिफेंड नहीं कर सकता और अधिक लोग आने पर उसे वेयरहाउस खोना पड़ सकता था। शांग खुश होता है कि जोंग ने उन पर ट्रस्ट किया। शांग बताता है कि वेयरहाउस के चारों तरफ अभी भी ज़ॉम्बीज हैं। जोंग सरप्राइज्ड होता है। उसे लगा था कि हॉर्ड फैल चुका होगा। शांग पूछता है कि जोंग के पास गन कैसे आया, तो जोंग बताता है कि उसने डेड कॉप की गोली और गन लिया। जोंग कहता है कि उसने कई लोगों के डेड बॉडीज देखे जिन्होंने सुइसाइड किया था। गन सेल्फ डिफेंस के लिए रखी थी, लेकिन अंत में उसने शांग के खिलाफ यूज की। शांग पूछता है कि बुलेट्स बची हैं या नहीं। जोंग कहता है कि नहीं, सब बुलेट्स खत्म हो चुकी हैं। सियोना वरीड होती है कि ज़ॉम्बीज की वजह से आउटसाइडर्स वेयरहाउस में आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे। शांग इसे सिल्वर लाइनिंग मानता है। थोड़ी देर बाद जोंग उनके लिए रामेन बनाता है। शांग और सियोना खाना खा रहे होते हैं और जोंग कहता है कि अगर चाहे तो वह और बना सकता है। सियोना खुश होती है और वो 2 बियर कैंस निकालती है जो शांग ने छिपा रखे थे। रामेन के साथ ठंडी बियर पीते हुए जोंग नए कॉमरेड्स के लिए टोस्ट उठाता है। खाना खत्म होने के बाद तीनों आराम से बैठते हैं और महसूस करते हैं कि वे इतने कंफर्टेबल कभी नहीं रहे थे।